और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे ये कोई और नहीं है, पूरे सिलेबस के होंगे। फुल जो आपका पेपर आता है बोर्ड का वही है, जो पिछले साल या पिछले पिछले साल आ चुका है, वही क्वेश्चंस हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये आपको बता दें कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के। अब देखिए आपसे पूछा गया है के की क्या वैल्यू होनी चाहिए। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है के एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू दी गई है 2। तो पहले तो आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपको पता होगा। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, c अपॉन a होता है। यहाँ पर अगर देखिए तो c की वैल्यू क्या है, तो c है आपके पास है -7, ठीक है। और a आपके पास क्या है, k है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है वही a होता है, तो वो k के बराबर है। इज इक्वल टू प्रोडक्ट दिया कितना गया था, 2 दिया गया था, तो इज इक्वल टू 2 कर दीजिए। k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7 अपॉन 2 आ जाएगी। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आप लोग चाहें तो साथ में कमेंट भी कर सकते हैं आंसर को, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ इन एन एपी, ठीक है। ए जो है इनिशियल जो फर्स्ट टर्म है वो 8 दिया गया है और A10 जो दिया है -19 दिया है। आपको बताना है डी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो एपी का क्वेश्चन है। अब A10 जो है ये होता क्या है, तो A प्लस 9D होता है, ठीक है। ऐसे ही A9 दिया होता तो A प्लस 8D हो जाता। तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा, A प्लस n माइनस 1D, उससे हम लोग इसको निकाल लेते हैं। अब A10 की देखिए वैल्यू क्या दी है, -19 दी है, इज इक्वल टू क्या कर दीजिए, A है, A आपका 8 है, प्लस 9D हो जाएगा, ठीक है। इसको आप इधर भेजेंगे तो -27 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9D हो गया। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी, ठीक है। डी इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। डिफिकल्टी लेवल जो मैथ्स के पेपर का रहेगा वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा केस स्टडी ट्रिकी हो सकता है, लेकिन वो भी आसान रहता है। अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, बहुत टफ नहीं रहेगा, बेसिक ही पेपर रहता है। अगर आपने एनसीईआरटी को ठीक से कर लिया है, पीवाईक्यूज लगा लिए हैं, तो आप पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। मिड पॉइंट पूछा गया है लाइन सेगमेंट का, पॉइंट दिए गए हैं 2, ठीक है। इसका मिड पॉइंट आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ठीक है। तो x1 प्लस x2 करेंगे तो -1 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 7। तो पहला पॉइंट हो गया 7/2 और दूसरा पॉइंट देखिए 3 प्लस 3/2। तो 3 मतलब हाँ, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आता है, क्यों नहीं आएगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल आएगा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आसान रहते हैं, कोई बहुत टफ नहीं रहते हैं, लेकिन जो डेरिवेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से टफ हो जाते हैं अगर पढ़े हुए नहीं आए तो, ठीक है। तो 3 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाए, मतलब 3 प्लस 3/2 कर लीजिए इसको आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, 3 2 जा 6, 9/2 आ गया आपके पास में, तो 9/2 यहाँ पर y हो जाएगा। तो 7/2 का 9/2 मतलब बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन थीटा की वैल्यू आपको 1/3 दे दी गई, आपको सेक थीटा बताना है। तो पहले तो सेक थीटा क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। तो सेक थीटा जो होता है ये होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा क्या होता था, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा में आपको पता है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और 3 हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो पहले आप बेस निकाल लीजिए, बेस क्या हो जाएगा, अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम से, तो 9 माइनस 1, तो ये आ जाएगा √8, मतलब 2√2 आ गया, ये आपका बेस हो गया। हाइपोटेन्यूज 3 है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या हो जाएगा, 3/2√2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, HCF बताना है 132 और 77 का। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में आपको HCF बताना है 132 और 77 का। HCF क्या होगा, तो HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब वो सबसे बड़ी वैल्यू जो दोनों को डिवाइड कर देगी।
तो आपका 11 अगर आप देखेंगे 11 से 132 भी डिवाइड हो जाता है और 11 से 77 भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर 11 सही होगा, 77 से चेक कर लीजिए, 77 तो डिवाइड होगा लेकिन 132 नहीं होगा, 22 भी गलत है, 44 भी गलत है, तो सही आंसर क्या है 11 है इसका। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, बहुत आसानी से किया जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। 6th पे आते हैं, 6th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए इसमें कहा गया इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, ये इंपॉर्टेंट है समझना, रियल और इक्वल है रूट्स। रियल और इक्वल के केस में जो कंडीशन होती है वो d इक्वल टू 0 होती है, और d होता क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये इक्वल टू क्या मिलेगा 0 मिलेगा। देखिए b स्क्वायर मतलब यहाँ पर b की वैल्यू -5 है, तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस 4 इंटू a क्या है 4 है और c क्या है k है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 16k इज इक्वल टू क्या हो गया 25 हो गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई 16/25 आ गई। तो आसानी से आप कर सकते हैं 16/25 25/6 नहीं 16/25 25/16 आएगा, उल्टा बता दिया था हमने गलती से, तो 25/16 मतलब बी ऑप्शन इसमें सही है। अगले में देखिए इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज p, अब देखिए कोई जीत रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी p है, और आपको पता है कि जीतने और हारने की ये मतलब जो सम ऑफ ऑल दी प्रोबेबिलिटीज होता है 1 के बराबर होता है, तो दो ही कंडीशन होंगे, या तो कोई पर्सन जीतेगा या कोई पर्सन हारेगा। अगर जीतने की प्रोबेबिलिटी p है तो हारने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 - p हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, -3 एंड -2, 3, अब देखिए डिस्टेंस आपको बतानी है तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस ऑफ -2 मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 माइनस ऑफ -3 मतलब +3, तो 3 + 3 6 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 36, और ये हो जाएगा 4 4 जा 16, तो अंडर रूट ऑफ ठीक है 51 हो जाएगा ना 13, हाँ ये 16 ये 36 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 36 + 16 52 होगा। ठीक है 52 होगा, तो यहाँ पर 2√13 सही हो जाना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 9th है। 9th क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। अब देखिए आपको यहाँ पर थीटा की वैल्यू बतानी है, जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 है। देखिए बहुत आसान है, पहले तो ये समझ लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो आप क्या कह सकते हैं इक्वेशन थोड़ी सी बदल गई, कुछ ऐसे आ जाएगी साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1, और साइन थीटा की वैल्यू किस एंगल पे 1 होती है तो 90 डिग्री पे 1 होती है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। अगले पे आइए क्वेश्चन नंबर 10th, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स, मतलब 52 कार्ड्स थे उसी में से कार्ड निकाला गया है, पूछा गया प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड इज रेड क्वीन। अब देखिए रेड याद रखिएगा, ब्लैक के 26 कार्ड होते हैं और रेड के भी 26 कार्ड होते हैं, और अगर डिवाइड किया जाए तो 13-13 में डिवाइड हो जाएगा रेड, क्योंकि आपने देखा होगा जो डायमंड होता है ठीक है वो भी लाल कलर का होता है, और हार्ट्स जो होते हैं ठीक है डायमंड कुछ इस तरीके का बना होता है, लाल लाल ही होता है वो, और हार्ट जो होता है वो हार्ट की तरह ऐसे बना होता है, तो ये दोनों रेड होते हैं। ठीक है, और क्लब जो होता है और स्पेड्स जो होते हैं, स्पेड्स मतलब जो ऐसे ऐसे शायद बना रहता है, इसको देख लीजिएगा अगर मन करे तो, ऐसे कोई मतलब नहीं होता इसको देखने का, और ऐसे बना रहता है, ये स्पेड्स है ये क्लब्स है। ठीक है, तो स्पेड और क्लब, डायमंड और हार्ट, तो डायमंड और हार्ट जो है ये रेड से बने होते हैं, तो इसमें एक क्वीन होगी और इसमें भी एक क्वीन होगी, तो टोटल क्वीन कितनी हो गई 2 हो गई। ठीक है, तो अब क्वीन निकली है, तो क्वीन निकली है तो 2/52, और 2/52 का मतलब क्या हो जाएगा 1/26, तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आसान क्वेश्चन है, अब इसमें कोई भी कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए आप इसको आसानी से कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन फेस कार्ड से पूछ लिया जाता है, तो फेस कार्ड में याद रखिएगा क्वीन होती है, जैक होता है और किंग होता है, ये केवल 3 ही फेस कार्ड होते हैं, मतलब 13 में 3 होते हैं, तो अगर 52 में देखेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई किए तो टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं। तो अगर आपसे कहा था फेस कार्ड निकल के आया उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, तो 12/52 हो जाती। अगर मान लीजिए कहा जाए कि ब्लैक कलर का फेस कार्ड निकला तो प्रोबेबिलिटी बताइए क्या होगी ब्लैक कलर के फेस कार्ड निकालने की, तो ब्लैक कलर के फेस कार्ड होते हैं 6, तो 6/52 हो जाएगा। ऐसे जो भी आपके पास क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगले में देखिए क्या कहा गया है, इफ सर्टेन वेरिएबल x डिवाइड्स द स्टैटिस्टिकल डेटा अरेंज्ड इन ऑर्डर इनटू 2 इक्वल पार्ट देन x इज। अब जैसे मान लीजिए आपको ऐसे दिया गया 1 2 3
ठीक है, x 5 6 7। अब आपसे पूछा गया बताइए x क्या होगा, तो x जो है देखिए पूरे को किस में अरेंज किया गया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जा रहा है, तो जो मिड टर्म होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मीडियन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये मीडियन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। मीन क्या होता है, मीन मतलब एवरेज होता है। ठीक है, एवरेज का मतलब सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज हो जाएगा। मोड वो वैल्यू होती है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है या जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, उसको मोड कहा जाता है। और रेंज क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम को क्या कहेंगे हम लोग, रेंज कहेंगे। अगला देखिए क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ स्फीयर इज 7/2 सेंटीमीटर। अब देखिए रेडियस जो स्फीयर का दिया गया 7/2 सेंटीमीटर दिया गया है। पूछा क्या गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको बताना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। फॉर्मूला अगर आप जानते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू ये देखिए 3 बार आर क्यूब करेंगे तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2 ऐसे कर लीजिएगा। फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम करके दिखा देते हैं जहां तक हो पाएगा हमसे। 4 से कट गया, 7 और 7 कट गया। ठीक है, 22 इंटू 7 154 होता है। और तो कुछ कटेगा नहीं, 154 इंटू 7 नहीं, ये कट जाएगा 11। ठीक है, तो 11 7 जा 77 और 7 जा तो 77 इंटू 7/3 आ रहा है, 539/3 आएगा, क्योंकि 7 7 जा 49 तो 9 ही आना चाहिए और यहाँ पर 3 सही है, तो यही इसका सही आंसर है, सी ऑप्शन। ठीक है, तो आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, कहीं ना कहीं आप ट्रिक लगा के भी एमसीक्यूज को कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मीन एंड मीडियन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा आर 21 एंड 23। अब देखिए यहाँ पर मोड आपको बताना है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आप यूज करेंगे। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मीन माइनस मोड, हम आपको बहुत आसान एम्पेरिकल फॉर्मूला बता रहे हैं, इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में मीन माइनस मीडियन। आप अगर जो किताब वाला फॉर्मूला यूज करते हैं थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। यहाँ पे देखिए बहुत आसान सा फॉर्मूला कर दिया गया है, मीन माइनस मोड कर दीजिए, इधर मीन माइनस मीडियन कर दीजिए, और पहले क्या लगा दिए, 3 टाइम्स लगा दीजिए राइट साइड पे, बस हो गया। अब मीन आपका देखिए क्या था, मीन आपका है 21, तो इसको यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। 21 माइनस मोड आपको निकालना है, इसको x मान लीजिए, इज इक्वल टू 3 टाइम्स। ठीक है, ये 21 माइनस 23 माइनस 21, या ऐसे कह सकते हैं 21 माइनस 23, मीन माइनस मीडियन था ना। ठीक है, ये हो जाएगा आपका -2 और -2 3 जा -6 हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, इधर आ जाए 27 आ जाएगा इसमें। ए ऑप्शन से आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको खुद ही मिल जाएगा 27 इसका सही आंसर है। चलिए, हाइट एंड रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर कोन आर 24 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर भी बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया गया। क्या क्या दे दिया आपको, कोन का आपको रेडियस दे दिया, हाइट दे दी गई है, तो h है आपके पास में 24, और रेडियस आप कभी कभी होता क्या है ना कि रेडियस की जगह आपको डायमीटर दे दिया जाएगा कोन का, तो डायमीटर से आप क्वेश्चन ना कर दीजिएगा, आपको पहले आपको एक डायग्राम बना के दिखा देते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है कोन का। ठीक है, अब देखिए ये हाइट आपको दे दी गई और ये आपको रेडियस दे दिया गया। अब आपको पता है कि ये जो हाइट थी और जो रेडियस था, तो रेडियस जो है बेस हो गया और हाइट जो है परपेंडिकुलर हो गई। आपको स्लांट हाइट बतानी है, स्लांट हाइट है क्या, हाइपोटेन्यूज ही तो है, तो स्लांट हाइट क्या हो जाएगी, √24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर मतलब 49। तो ये हो जाएगा, दोनों को अगर आप देखेंगे 625 आ जाएगा अंडर रूट में, और 625 अंडर रूट क्या होता है, 25 होता है, तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्योंकि 24 का स्क्वायर मेरे हिसाब से 576 होता है, और 576 में 49 ऐड किया जाएगा तो 625 बनेगा, और 625 का अंडर रूट जो होता है वो 25 होता है, इसलिए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया और उसका एक जीरो दिया है -3, आपको अल्फा की वैल्यू बतानी है। देखिए करना क्या है इसमें, आपको ये जो जीरो है मतलब जो x की वैल्यू उसकी जगह -3 पुट कर देना है, तो क्या आ जाएगा, अल्फा -1 -3 का स्क्वायर हो जाएगा सीधे सीधे 9। ठीक है, और यहाँ पर -3 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, 3 अल्फा क्यों हो गया, क्योंकि x की जगह -3 पुट करेंगे तो प्लस माइनस -3 अल्फा हो जाएगा, +1 इक्वल टू, क्योंकि जीरो था तो जीरो बराबर होना चाहिए, क्योंकि -3 जब जीरो है तो पूरी इक्वेशन जो है उसमें अगर x की वैल्यू पुट करी जाएगी तो इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, आ गई वैल्यू। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको अल्फा मिल जाएगा।
तो ये हो जाएगा 9 अल्फा, ठीक है, -9 हो जाएगा, ठीक है, -3 अल्फा हो जाएगा और +1 हो जाएगा। ये किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। अब देखिए 9 अल्फा 3 अल्फा 6 अल्फा बना देगा, ठीक है, और ये -9 +1 जो है -8 बना देगा, तो उधर जब जाएगा तो 8 हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू आ गई 8/6 मतलब 4/3। तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ लेंथ। अब देखिए डायमीटर की आपको लेंथ दे दी गई है 6 सेंटीमीटर है। जैसे मान के चलिए ये आपका डायमीटर था, अब इसको मिटा देंगे, ये डायमीटर, इसकी लेंथ आपको 6 सेंटीमीटर दे दी गई। वन एंड ऑफ डायमीटर इज -4,0, मान के चलिए ये वाला जो है -4,0 है। पूछा क्या गया आपसे ऑन दी अदर एंड, देखिए इफ वन एंड ऑफ डायमीटर एंड अदर एंड ऑन एक्स एक्सिस। अब देखिए दूसरा एंड जो है एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे आपको पता होना चाहिए y की वैल्यू जो होती है 0 होती है, तो कोऑर्डिनेट हो गया x,0। अब आपको x की वैल्यू बतानी है, बहुत सिंपल है, क्या करिए, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लीजिए। तो √4 - x का होल स्क्वायर, या कह सकते हैं x + 4 का होल स्क्वायर। इधर से अगर देखेंगे तो ये y1 हो गया, y2 हो गया, तो x + 4 का होल स्क्वायर + 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6, ठीक है। अब देखिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स अगर आप कर सकते हैं, या अब आप ध्यान से देखें तो हट ही जाएगा और ये √2 से हट जाएगा, तो x + 4 की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई? 2 यूनिट्स आ गई, ठीक है। तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 2,0 हो गया। तो 2,0 मतलब सी पॉइंट इसका बिल्कुल सही है। आसान क्वेश्चन हैं, कोई बहुत कठिन नहीं है, तो अगर आप ध्यान से किया जाए अच्छे से हो सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। अगला देखिए क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस एंड दिस डोंट हैव अ सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन आपको बतानी है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन अधूरा टाइप का लग रहा है, क्योंकि नो सॉल्यूशन की कंडीशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की कंडीशन जो है अप्रोक्सीमेटली एक ही जैसी होती है, ठीक है। जैसे आपको नो सॉल्यूशन की कंडीशन बता देते हैं, जब लाइंस पैरेलल होती है, जैसे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। और अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 भी है और इज इक्वल टू c1/c2 भी है, तो ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की इक्वेशन है। ये लाइंस क्या होती हैं? एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके चली आती हैं, ठीक है। अब आपसे मेनली पूछा गया था डोंट हैव अ सॉल्यूशन, तो ये वाली कंडीशन हम लोग केवल लगाएंगे कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2। तो चलिए देख लेते हैं, a1 हमारे पास 5 है और a2 क्या है? 2 है, इज इक्वल टू b1/b2 में 2/k हो जाएगा, 2/k हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल गया? 5k इज इक्वल टू मिल गया 4, तो k की वैल्यू आ गई 4/5। तो k की वैल्यू इसमें 4/5 आ रही है, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। तो 4/5 देख लीजिए, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8th क्वेश्चन देखेंगे। 8th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर। अब 2 डाइस थी, उनको क्या किया था? रोल किया गया था। अब देखिए जब 2 डाइस या एक ही डाइस को 2 बार रोल किया जाता है, तो सैंपल स्पेस या कह सकते हैं टोटल आउटकम्स आते हैं 6 की पावर 2 मतलब 36 हो जाएंगी। क्या पूछा गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। डबलेट का मतलब क्या आ रहा हो? दोनों पे 1 1 आ रहा हो, दोनों पे 2 2 आ रहा हो, ठीक है, मतलब दोनों पे 3 आ रहा हो तो 3 3 बन जाएगा, 4 आ रहा हो 4 4 बन जाएगा, 5 5 बन जाएगा, या 6 6 हो जाएगा। ऐसी जो कंडीशंस होती हैं इसको डबलेट कहते हैं। टोटल आउटकम्स कितनी हो गई? 6 हो गई, तो 6/36 मतलब 1/6, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 19th देखिए, 19th क्या कह रहा है, if PA and PB are tangents drawn to a circle with center O from an external point P, then quadrilateral OAPB is cyclic quadrilateral। देखिए चलिए पहला मान के चलिए आपको नहीं भी आता है, तो सेकंड ऑप्शन देखिए, रीजन बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दिया है, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या ये अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? नहीं, बिल्कुल गलत कंडीशन है। इन दोनों का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, लेकिन इक्वल नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, तो ये अपने आप से क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। ये आपके एमसीक्यूज थे, इसके अलावा जो बड़े क्वेश्चंस हैं उसकी भी वीडियोस बनी हुई है अलग से,
उसको आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, अपना रिविजन कर सकते हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू, आपको देखिए आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया और उसके जीरोस दिए गए हैं -1 और 3। कैसे चेक करेंगे? तो आप चाहे तो निकाल लें जीरोस को और चेक कर लें कि -1 और 3 जीरो आ रहा है कि नहीं, या वैल्यू पुट करके देख लें। तो चलिए वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। पहले -1 को चेक करिए तो ये 1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा -3, ये तो है 0। 3 को चेक कर लीजिए तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, -3 2 जा 6, -3 ये भी 0 है। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, दोनों जीरोज होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब अगले में क्या कहा, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, जो ऊपर वाला जो ग्राफ था, मतलब ऊपर वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो ग्राफ होगा वो दो जगह इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को। तो -1, 0 पे और 3, 0 पे बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है इसीलिए दोनों पॉइंट्स हैं। तो पहला असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसमें ए ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे। इफ x इज इक्वल टू 5 इज अ सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है 2x स्क्वायर प्लस k माइनस 1x प्लस 10 इक्वल टू 0। आपको k की वैल्यू बतानी है और इसमें क्या दिया गया है, x इज इक्वल टू 5 जो है वो क्या है, एक सोल्यूशन है। देखिए जो भी सोल्यूशन होता है अगर उसकी वैल्यू हम लोग इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या होता है, वो इक्वेशन अपने आप से 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू 5 अगर इस इक्वेशन में पुट करी जाएगी तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। चलिए पुट करके देखते हैं। तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, प्लस k माइनस 1 एज इट इज उतार दीजिए ब्रैकेट के साथ और यहाँ 5 लिख दीजिए मल्टीप्लाई में, प्लस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए ये आ गया 50। आप चाहे तो आंसर दे सकते हैं साथ में, ठीक है। हेलो सभी को, तो आप चाहे तो आंसर दे सकते हैं। आंसर अगर आप देंगे तो देख लिया जाएगा सही है कि गलती अगर हो रही होगी तो आपको खुद पता चल जाएगा क्या गलती हो रही है। +5k, ठीक है, -5 प्लस 10 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 50 प्लस 10 हो जाएगा 60 और 60 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। 55 और 5k को आप उधर भेजेंगे तो हो जाएगा -5k। यहाँ से k की वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 55 अपॉन -5 आ जाएगी, ये हो जाएगा -11, ठीक है। तो -11 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो -11 इसका आ रहा है, इसका मतलब बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। ठीक, थैंक यू आकांक्षा। अगले में देखिए क्या कहा गया है। तो ऐसा क्वेश्चन कोई भी आएगा आप आसानी से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। टू पॉजिटिव इंटीजर्स m एंड n आर एक्सप्रेस्ड एज, देखिए m की वैल्यू है p की पावर 5 q स्क्वायर और n की वैल्यू है p की पावर 3 q की पावर 4। p एंड q आर प्राइम नंबर्स, LCM बताना है m और n का। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे जिसमें x की पावर कुछ दी होगी, y की पावर कुछ दी होगी, या p q के फॉर्म में दिया होगा और इसमें LCM या HCF दोनों चीजें पूछी जा सकती हैं आपसे। तो हम आपको केवल LCM ही नहीं बताएंगे, HCF बताएंगे। तो देखिए करना क्या होता है, P की जो मैक्सिमम पावर है, LCM में मैक्सिमम पावर देखते हैं और HCF में मिनिमम पावर देखते हैं। तो इसको लिख देते हैं, LCM में क्या देखना होता है, मैक्सिमम पावर देखनी होती है, ठीक है। अब मैक्सिमम पावर अगर देखा जाए तो P की मैक्सिमम पावर दोनों में क्या दिखाई पड़ रही है, यहाँ 5 है और यहाँ पर 3 है, तो मैक्सिमम पावर हो जाएगी 5 मल्टीप्लाइड बाई Q की पावर यहाँ 2 है, यहाँ Q की पावर 4 है, तो Q की पावर क्या हो जाएगी 4। तो ये क्या हो जाएगा आपका LCM हो जाएगा। मान लीजिए आपको HCF निकालना होता तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, P की पावर 5 Q, C ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मान लीजिए इसमें क्वेश्चन में LCM ना देके HCF कहा था, तो इसमें शॉर्ट जो स्मॉलेस्ट पावर होती वो देखते तो P की पावर 5 है यहाँ पर, यहाँ P की पावर 3 है तो P की पावर 3 हो जाता, Q की पावर 2 हो जाता, ये आपका HCF आया था। और आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब m इंटू n यहाँ पर जो होता है, जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है वो हमेशा जो उन दोनों नंबर का HCF है और LCM है इसके मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ये हिंदी में लिखा हुआ है, हम इस पे नहीं जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। चलिए 3rd क्वेश्चन का आंसर बताइए। 3rd क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू 2a। अब देखिए यहाँ पर दो इक्वेशन है आपके पास, एक है x इज इक्वल टू 2a और दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3b। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में अक्सर बच्चों से गलती हो जाती है। अब क्या कहा गया है, दीज ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स लाइंस विच आर।
अब ये जो दोनों इक्वेशन होंगी ये क्या रिप्रेजेंट कर रही होंगी, लाइन रिप्रेजेंट कर रही होंगी। पहले समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये y एक्सिस हो गई, ये वाली x एक्सिस हो गई। अब x की वैल्यू 2a दी गई है, मान के चलते हैं ये पॉइंट होगा 2a। y की वैल्यू 3b दी गई है तो ये एक पॉइंट हो जाएगा 3b। तो अगर y इज इक्वल टू 3b ड्रॉ करना है तो पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 2a ड्रॉ करना है तो ये y लाइन हो जाएगी x इज इक्वल टू 2a। तो ये लाइन क्या शो कर रही है, x इज इक्वल टू 2a शो कर रही है। ये शो क्या कर रही है, y इज इक्वल टू 3b शो कर रही है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया था, लाइंस कैसी हैं। अब ये लाइन आपस में एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, ये तो आपको पता चल गया। तो ना कोइंसिडेंट होगा और ना ही पैरेलल होगा। अब दो ऑप्शन इसमें सही हो सकते हैं, इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए x का कोऑर्डिनेट इस पॉइंट पे क्या है, 2a है। y का कोऑर्डिनेट क्या है, ये हाइट 3b है, तो 2a, 3b पे कोइंसाइड कर रहा है, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, डी ना लगा दीजिएगा। अगले पे आते हैं। यहाँ पर देखिए तीन टर्म्स दिए गए, पहला है k+7, दूसरा है 2k-2, तीसरा है 2k+6, और कहा गया ये तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं AP के। आपसे k की वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए AP होने की कंडीशन क्या होती है कि कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का, मतलब जो अगला टर्म है और जो पिछला टर्म है, तो अगले टर्म को अगर पिछले टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, कह सकते हैं 2k-2 ये एक हो गया, माइनस k+7 ये दूसरा हो गया, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 2k+6 एज इट इज उतर गया, माइनस क्या हो जाएगा, 2k-2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए ब्रैकेट खोलना है, ब्रैकेट खोलने में गड़बड़ी ना करिएगा क्योंकि अक्सर इसमें गड़बड़ी हो जाती है। यहाँ हो जाएगा -k और ये माइनस फिर से -7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2k+6 तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ हो जाएगा -2k, और ये माइनस है भी माइनस है तो +2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2k कट गया, और ये 2k है ये k है तो ये हो जाएगा k। ठीक है, -2 -7 हो जाएगा -9, RHS पे आइए, ये 6 है और ये +2 है, 6 + 2 8 होता है, इसको उधर भेज देंगे तो k की वैल्यू 9 + 8 मतलब 17 आ जाएगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसलिए बिल्कुल सही है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोग को, आसान क्वेश्चन था। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, इन द गिवन फिगर PA एंड PB आर द टू टेंजेंट्स। देखिए दो टेंजेंट हैं इसमें, एक PA टेंजेंट दिखाई पड़ रही होगी और एक PB टेंजेंट दिखाई पड़ रही है। ठीक है, विद सेंटर O, ये सेंटर है आपका सर्कल का, रेडियस 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर आप इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगी 5 सेंटीमीटर। एंगल APB आपको 60 डिग्री दिया है, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री दिया गया है। लेंथ ऑफ PA आपको बताना है, मतलब ये वाली लेंथ आपको बतानी है। तो क्या करिए, इसको पहले ऐसे करके ज्वाइन कर दीजिए। आपको ये PA लेंथ बतानी है, इसको x मान के चलिए। अब ये लेंथ कैसे बता पाएंगे, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए अगर ध्यान से देखा जाए तो ये पूरा 60 था, तो जो दोनों ट्राइंगल्स हमने बनाए, पहला ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल, दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और जब दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो क्या होगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, और ये जो होगा ये तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि टेंजेंट जो होती है वो हमेशा पैरेलल परपेंडिकुलर होती है किसके, रेडियस के। तो अगर आपसे कहा जाए कि ये 30 डिग्री एंगल है और आपको x बताना है, ठीक, और आपको क्या पता है, 5 पता है, तो देखिए ये हाइपोटेन्यूज है साइड, ये वाली साइड x जो होगी बेस हो जाएगी, x क्या हो जाएगी, बेस है, क्योंकि बेस हमेशा एंगल को टच करता है। तो या तो बेस x हो सकती थी या तो बेस PO हो सकती थी, लेकिन PO बेस हो नहीं पाएगी क्योंकि वो हाइपोटेन्यूज है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। और जो AO होगी वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो बेस और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन कैसे मिलता है, tan से। तो tan 30 का फॉर्मूला लगा लिए, tan 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, आपको पता ही होगी। नहीं पता है तो याद रखिएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ये सब रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। परपेंडिकुलर देखिए आपके पास कितना था, परपेंडिकुलर यही है, 5 आपके पास परपेंडिकुलर था, और बेस क्या है, x है, जो हम लोग को फाइंड आउट करना है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 5/√3 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सिक्स्थ पे आते हैं।
देखिए इन द गिवन फिगर एम एन एन आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स ओपी एंड ओएस, तो ये साइड ओपी हो गई, ये साइड ओएस हो गई, और यहाँ पर एम और एन पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, और बीपीटी आपको बेसिक यहाँ पर यूज करनी है, आपको लेंथ ऑफ ओपी बताना है। ओपी मतलब इसकी पूरी लेंथ बतानी है, ठीक। तो कैसे बताया जाएगा, तो देखिए बहुत आसान तरीका है। चाहे तो पहले आप ओ एम निकाल लें, तो ओ एम अपॉन एम पी कर सकते हैं, इज इक्वल टू ओ एन अपॉन एन एस कर सकते हैं, या दूसरा क्या कर सकते हैं, ओ एम अपॉन ओ पी पूरा कर सकते हैं। लेकिन ओ एम नहीं पता है तो चलिए हम पहला ही वाला करते हैं। हमको क्या पता है, ओ एम अपॉन एम पी किसके बराबर होगा, ओ एन अपॉन एन एस के बराबर होगा। तो पहले हम ओ एम को निकालेंगे, ओ एम को हम मान लेते हैं क्या, एक्स मान लेते हैं। तो x अपॉन एम पी है 8.5, ठीक, इज इक्वल टू ओ एन क्या है 4.8 है, अपॉन क्या है 6 है, ठीक। इसको उधर भेजना है तो x आ जाएगा 4.8 अपॉन 6, ये 4.8 है, इंटू 8.5, ठीक। 6 6 36, 6 6 48, 0.8 आ जाएगा, ये कटेगा तो 0.8 आ जाएगा। ये आपके पास x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 8.5 इंटू 0.8, ठीक है। ये x की वैल्यू अब आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 8 5 40 हो जाएगा, 4 और नीचे आ गया 0, 8 8 64, 68, तो 6.8 आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए x जो है ये आपका क्या आ रहा है, 6.8 आ रहा है। अब देखिए ऑप्शन भी दिया है 6.8, लेकिन 6.8 आपका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपसे OP पूछा गया है और OP पूरी लेंथ है, तो OP जो होगा उसमें 6.8 तो रहेगा ही रहेगा, और साथ ही साथ 8.5 भी आ जाएगा। तो 8 और 6 14 हो गया, तो 14, और 8 और 5 13 होता है, तो 15.3 सेंटीमीटर, इसका मतलब सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो थोड़ा जब भी क्वेश्चन को किया करिए बहुत ध्यान से करना होता है, क्योंकि अक्सर गलतियां हो जाती है आसान क्वेश्चंस में। चलिए 7th पे आते हैं। ऑल द क्वीन जैक्स एंड एसेस आर रिमूव फ्रॉम पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। देखिए क्या किया गया, क्वीन रिमूव कर दी गई 4, जैक रिमूव कर दिए गए 4, एसेस रिमूव कर दिए 4। टोटल कार्ड कितने बचे, 40, क्योंकि 12 हट गए, 52 में से 40 बचे। रिमेनिंग कार्ड्स आर वेल शफल्ड एंड वन कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम, प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड टू बी किंग। अब किंग टोटल बचे कितने होंगे, 4 टोटल किंग होते हैं, और कार्ड टोटल कितने हैं 40, तो 4/40, तो आंसर आ जाएगा 1/10। कठिन क्वेश्चन है लेकिन आसानी से किया जा सकता है, ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। चलिए अब अगला देखिए, इफ पी क्यू इज डायमीटर ऑफ सर्कल। अब देखिए एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया, तो ये PQ हो गया डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, विद सेंटर 2, -4, तो ये जो पॉइंट है ये 2, -4 है। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर -4, 5, तो P के जो कोऑर्डिनेट दिए हैं -4, 5 दिया हुआ है। आपको Q का कोऑर्डिनेट बताना है, तो देखिए मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो x वाला जो मिड पॉइंट होगा 2 वाला, ठीक है, यहाँ का 2 जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, -4 प्लस यहाँ के कोऑर्डिनेट x, y मान लीजिएगा, x, y मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा 4 + x/2, 2 2 जा 4, और ये उधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक। यहाँ पर 8 आ रहा है तो इसका मतलब डी ऑप्शन सही है, बाकी में कहीं 8 था ही नहीं, तो और आगे चेक करने की जरूरत नहीं है इसमें हम लोग को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। चलो यहाँ पर देखो, द वैल्यू ऑफ x² + 1/1 + tan² थीटा इज। अब देखो सबसे पहले तो 1 + tan² थीटा का मतलब क्या होता है, तो sec² थीटा माइनस tan² थीटा, ये होता है 1 के बराबर। तो 1 + tan² थीटा क्या हो जाएगा, sec² थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 + tan² थीटा जो लिखा है ये क्या हो जाएगा, sec² थीटा हो जाएगा। और एक चीज याद रखनी है कि 1/sec² थीटा जो होता है ये cos² थीटा के बराबर होता है, और यहाँ पर 1/cosec² थीटा होता तो ये cot² थीटा के बराबर होता, तो ये sin² थीटा के बराबर होता। 1/ में अगर होता, एक बता देते हैं भी कि 1/cosec² थीटा अगर होता, ठीक है, तो ये sin² थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रख सकते हैं, तो sec² थीटा हो जाएगा, तो इसको क्या हो जाएगा, ये हो गया sin² थीटा प्लस 1/sec² थीटा क्या हो जाएगा, cos² थीटा हो जाएगा। और पता ही होगा
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ कैप इज सिलेंड्रिकल इन शेप। तो देखिए कैप है और उसका शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल दिया गया, तो हम तो कोनिकल बना दिए। चलिए कैप का शेप जो है सिलेंड्रिकल दिया गया, चलिए सिलेंडर बना दिया पहले हम लोग ने। इसके बाद क्या कहा गया, सरमाउंटेड बाय कोनिकल टॉप। अब टॉप जो है कोनिकल है तो कोन एक यहाँ मान लीजिए कोन हो गया इस तरीके का कुछ। अब क्या कहा गया, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, तो सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, इज इक्वल टू द कोनिकल पार्ट, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अब यहाँ पर h था तो इसको हम लोग मान लेते हैं ये है h2 और ये है h1, तो ये था सिलेंडर का h1 और इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लेते हैं, ऐसे करके। देन द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट टू दी कोनिकल पार्ट। अब देखिए पहले पाई आर स्क्वायर तो कट जाएगा, ये तो सिंपल है। अब पूछा क्या गया है, सिलेंड्रिकल टू दी कोनिकल पूछा गया है, सिलेंड्रिकल मतलब h1 अपॉन h2 पूछा गया है। तो h1 अपॉन h2 अगर आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो h2 नीचे भेज दीजिए, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा 1/3। तो रेशियो क्या आ गया 1:3। यहाँ बच्चे गलती करके 3:1 भी लगा सकते हैं, ये चीज याद रखिएगा। तो गलती नहीं करनी है ऐसे क्वेश्चंस में, और ऐसे क्वेश्चन दिए ही इसलिए आते हैं कि गलती हो, गलती ना करिएगा। 7th टर्म फ्रॉम दी एंड। अब देखिए 7th टर्म तो पूछा है, लेकिन कहाँ से पूछा है, एंड से। जब भी आपसे एंड से एपी पूछी जाए तो आप एपी को पलट दिया करिए। तो देखिए अभी आपका एपी इस तरीके का है, तो आपको लास्ट टर्म 49 दिख रहा होगा। हम क्या करेंगे, एपी को पलट देंगे तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 49। ठीक, फिर डॉट 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 ऐसे करके जाएंगे, फिर यहाँ पर आ जाएगा -2, फिर आ जाएगा -5, फिर आ जाएगा -8। ठीक, क्या पूछा गया, 7 टर्म फ्रॉम द एंड पूछा गया। तो पहले आपको ए, देखिए यहाँ पर आपको ये पता चल गया होगा कि एपी क्या है, तो ये एपी हो गई। ए आपके पास हो गया 49, डी आपके पास क्या हो जाएगा, इस वाले टर्म को इस वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो -3 आ जाना चाहिए, क्योंकि -5 -2 आ जाएगा, -2 मतलब +2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब 7th टर्म पूछा गया है ना, तो a + 6d की आप वैल्यू बता दीजिए। a कितना है 49 है, प्लस 6 3 18, वो भी माइनस में हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, रोम्बस है उसके डायगोनल्स दिए गए हैं इंटरसेक्टेड पॉइंट ऑफ, जैसे मान के चलते हैं ये हमारा रोम्बस है, ठीक है, और इसके डायगोनल जो है कहा गया ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं जिसको कहा गया पॉइंट ओ है। ठीक है, ऑफ एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। अब देखिए एक आर्क भी है जिसका रेडियस क्या है 6, ये मान के चलिए आर्क है, और ये पॉइंट था ओ, ये है इंटरसेक्टिंग ओ ए एंड ओ डी। अब ये मान के चलिए ए पॉइंट है, बी सी और डी, तो ओ ए को इंटरसेक्ट कर रहा था ई पॉइंट पे और ओ डी को इंटरसेक्ट कर रहा था एफ पॉइंट पे। तो ये तो आपको पता ही होगा, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस दी गई है, रेडियस इसकी दी गई 6 दी गई। तो आपसे पूछा गया एरिया ऑफ सेक्टर ओ ई एफ, तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब सेक्टर है और 1/4 होगा, क्योंकि 360 को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया तो 90 का एक बनेगा, इंटू क्या कर दीजिए पाई आर स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/5 4 इंटू पाई इंटू आर है 6, तो 6 का स्क्वायर 36, 4 9 जा 36, तो आंसर आ जाएगा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए कितने आसान से क्वेश्चन आते हैं। अगला देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ चॉकलेट फ्लेवर्ड आइसक्रीम एट रैंडम इन लॉट ऑफ 600 आइसक्रीम इज इतना। प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है 0.055, टोटल आइसक्रीम कितनी है 600 है। अब देखिए आपसे जो पूछा गया है चॉकलेट फ्लेवर्ड आइसक्रीम पूछी गई कितनी होंगी, तो सिंपल सा काम करना है, जो प्रोबेबिलिटी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 33 आना चाहिए, तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 वेयर थीटा इज इक्वल टू 45। तो यहाँ जब 45 पुट किया जाएगा तो tan 45 कितना होता है, tan 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, tan 45 आपको पता होना चाहिए, tan 45 की वैल्यू होती है 1।
तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर अल्फा जो हो जाएगा 2 माइनस 1 मतलब 1, तो कॉट अल्फा भी 1 हो गया, और कॉट अल्फा 1 इसका मतलब अल्फा कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट। अब देखिए एक्स एक्सिस पे पॉइंट होता है तो वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट को कैसे इंडिकेट किया जाएगा, एक्स कॉमा जीरो, वो कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा जीरो। अब एक्स कॉमा जीरो से ये डिस्टेंस और एक्स कॉमा जीरो से ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। कैसे पता चलेगी डिस्टेंस, तो देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लीजिए। तो एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए, अब चाहे तो आप फॉर्मूला ही खोल लीजिए, वही सबसे अच्छा तरीका है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस 4। ठीक है, चलिए ये और ये कट जाएंगे दोनों। अब ये कटने के बाद क्या है आपके पास, देखिए क्या क्या बचा, ये 25 बचा, 39 बचा, तो 25 प्लस 39 कितना, 25 प्लस 9 क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा, माइनस 10x हो जाएगा, इज इक्वल टू RHS पे आप देखेंगे तो 20 बच रहा है और ये माइनस 8x बच रहा है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं उधर भेजते हैं और इसको इधर भेज देते हैं। तो 34 माइनस 20 हो जाएगा 14 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10x उधर जाएगा तो 2x बना देगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो 7,0 पॉइंट होगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और अगर मान लीजिए कभी कोई क्वेश्चन हम लोग गलत कर देते हैं, क्योंकि हम लोग की लाइव क्लास में बहुत ज़्यादा बच्चे कोई रहते नहीं है, तो अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है और आप बाद में वीडियो देखते हैं तो आप उसको पॉइंट आउट कर दिया करिए, उसका जो भी करेक्शन होता है वो पिन कर दिया जाता है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्योंकि लाइव में बच्चे वहीं जाते हैं जहां पर तमाशा हो रहा होता है, जहां पढ़ाई ना होके बाकी और चीजें हो रही होती, वहीं जाते हैं, ज्यादातर केसेस में ये चीज देखी आती है। ठीक है, अगले पे आते हैं। और जो अच्छे जो ठीक ठाक बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो लाइव नहीं अटेंड करते हैं, वो क्लास को हमेशा बाद में देखते हैं, कोई 1.5x पे देखता है, कोई 2x पे देखता है, तो उनकी जो कोई भी क्लैरिटी रहे उसके लिए हमने बता दिया कि आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं बाद में। द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग एन एंगल। अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए ये एक सर्कल का आर्क है। ठीक है, ये आर्क, ये तो पूरा सेक्टर बन गया, लेकिन ये आर्क है, जैसे मान के चलिए ए हो गया, बी हो गया, तो ए बी जो है आर्क है, और ए बी ओ देखाएगा तो सेक्टर है। ये एंगल दिया गया 60 डिग्री। अब आपसे क्या कहा गया, लेंथ ऑफ आर्क, मतलब ए बी की लेंथ दी गई है 22। अब देखिए आपसे रेडियस पूछा गया, 22 इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, आपको फॉर्मूला पता ही होगा। तो 22 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा कितना है 60 डिग्री है, तो ये 1/6 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। ये 22 ये 22 कट गया, 2 3 जा 6 हो गया, 7 3 जा 21 हो गया, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 21 सेंटीमीटर आ गई। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए 17th क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द लेंथ ऑफ शैडो ऑन द ग्राउंड ऑफ अ पोल इज 0√3 टाइम्स द हाइट ऑफ द पोल। अब जैसे मान के चलिए ये पोल है, यहाँ पर आपका कहीं सूरज था, ठीक है, और इसकी शैडो मान के चलिए यहाँ पे ऐसे बनी। ठीक है, ये आपका पोल की हाइट हो गई, ये शैडो हो गया। अब देखिए क्या कहा गया है, इफ द लेंथ ऑफ शैडो ऑन द ग्राउंड इज √3 टाइम्स, तो शैडो जो है वो √3p के बराबर है। ठीक है, अब ये आपका अगर मान के चलिए x था, तो ये आपका क्या हो जाएगा √3x हो जाएगा। अब आपसे क्या कहा गया, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, तो ये एंगल आपको एलिवेशन बताना है, मतलब ये आपको थीटा बताना है। तो tan थीटा आप लगा लीजिए, tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर आपके पास है x, बेस क्या है, बेस है √3x। ठीक है, ये x x कट गया, 1/√3 आ गया, और tan थीटा 1/√3 है, तो थीटा क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें जो सही आंसर है वो क्या है, ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, 1 मिनट के लिए रुकिएगा जरा।
आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए किसी कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो वो कमेंट बॉक्स में बाद में मेंशन कर सकता है, उसका कमेंट देख लिया जाएगा। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है, बस 1 मिनट और रुकिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया, 2 dice are thrown at the same time and product of the numbers appearing on them is noted। देखिए 2 डाइस फेंकी गई हैं एक साथ में और क्या कहा गया, प्रोडक्ट जो आ रहा है उसको नोट किया गया है। The probability that the product of the number lies between 8 and 13। अब देखिए 8 और 13 के बीच में आना चाहिए नंबर। तो पहले तो ये समझिए कि टोटल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी। अब कितनी डाइस को फेंका गया है, 2 डाइस को, तो 6 की पावर 2 मतलब 36। ये आपकी टोटल आउटकम्स हो गई। और आना क्या चाहिए, प्रोडक्ट जो आना चाहिए वो 8 और 13 के बीच, मतलब 9 आ सकता है, 10 आ सकता है, 11 आ सकता है, 12 आ सकता है। अब देखिए 9 प्रोडक्ट कब बनेगा, या तो 3 3 होगा तभी तो बनेगा। 10 कब बनेगा, 2,5 में बन सकता है, 5,2 में बन सकता है, और कभी 10 बनेगा ही नहीं। 11 प्रोडक्ट कभी नहीं आएगा, कोई भी डाइस के नंबर्स 11 प्रोडक्ट नहीं बनाते। अब आते हैं 12 पे, तो 6,2 आ सकता है, 2,6 आ सकता है, 4,3 आ सकता है, 3,4 आ सकता है। तो ये 1 हो गया, 2 1 3 हो गया, और ये हो गया 4। 4 3 7 मतलब 7/36। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 19th क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। अब देखिए मान के चलिए कोई ग्राफ है और क्या कहा गया, मान के चलिए ग्राफ है, इस ग्राफ ने क्या किया, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल इज 2, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए इस ग्राफ का मतलब क्या है, यहाँ पर 2 जीरो हैं। ऐसे ग्राफ बना होता तो इसमें 3 जीरो हो जाते, फिर ऐसे बना होता 4। जितनी बार वो इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को, वही उसके क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन में क्या दिया गया, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। ये भी बिल्कुल सही है, और रीजन का मतलब असर्शन का एक्सप्लेनेशन भी रीजन में दिया हुआ है। तो ए ऑप्शन में आप टिक लगाएंगे कि असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, एज वेल एज एक्सप्लेनेशन इज आल्सो करेक्ट। चलिए आज का आखिरी सवाल हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। TA and TB are two tangents drawn from external point T to a circle with center O। अब देखिए यहाँ पर TA दिया गया और TB दिया गया। ये 2 टेंजेंट्स हैं जो एक पॉइंट से ड्रॉ किए गए हैं, T पॉइंट से सर्कल पे, विद सेंटर O। सेंटर दिया गया है O है। TBA इज इक्वल टू 75 डिग्री। अब TBA देख लीजिए कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, ये आपको 75 दे दिया गया है। आपसे पूछा क्या गया, देन एंगल ABO इज इक्वल टू 25। क्या ये जो ABO एंगल होगा ये 25 होगा, तो 25 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा रेडियस जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है किसके, टेंजेंट के। तो ये जो एंगल होना चाहिए ये 90 डिग्री माइनस 75 होना चाहिए, मतलब ये 15 डिग्री होना चाहिए, लेकिन 25 दिया है तो गलत है। और जब भी असर्शन गलत होता है तो रीजन अपने आप से क्या होता है, सही होता है, और सही दिया भी गया है। टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें क्या हो जाएगा, असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया a इज इक्वल टू 2 की पावर 7 3 की पावर 10, b की वैल्यू दी है 2 रेज़ टू की पावर 3 3 रेज़ टू पावर 7। हमको HCF बताना है a और b का क्या होगा। देखिए HCF जब भी आप निकालते हैं तो उस केस में याद रखिएगा, जब भी पावर्स वाले क्वेश्चन होते हैं HCF में हमेशा लोअर पावर को देख लिया जाता है। तो जैसे 2 की पावर 7 है और 2 की पावर 3 है, तो लोअर पावर कौन सी हो गई, 2 की पावर 3 हो गई। ऐसे ही 3 की पावर 7 3 की पावर 10 में लोअर पावर क्या हो गई, 3 की पावर 7 हो गई। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 7, मतलब सी ऑप्शन होएगा। लेकिन मान लीजिए LCM निकालना होता तो उल्टा काम करते, नाम है LCM और पावर लेते हैं बड़ी सबसे, तो यहाँ पर हो जाता 2 की पावर 7 और 3 की पावर 10 हो जाता।
ठीक है, एलसीएम के केस में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया, यहाँ पर देखिए एक लीनियर इक्वेशन दी गई है और आपको कंडीशन दे दी गई है। देखिए अब कंडीशन दे दी गई है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। तीन कंडीशन होती है और तीनों आपको याद रखनी है। पहली कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये केस होता है तो इसका मतलब सिंगल सोल्यूशन है, वन सोल्यूशन है या यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होती है कि a1/a2 जो है b1/b2 के बराबर होंगे और बराबर होंगे c1/c2 के। ऐसा कभी भी आपको केस मिले कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों का रेशियो बराबर है, तो आपको समझना है कि उस कंडीशन को कहते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और लाइंस क्या करती हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए एक और आपको केस मिल सकता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। जब नॉट इक्वल टू c1/c2 का केस होगा तो लाइंस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी और कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा उस केस में। अब देखिए यहाँ पर तो केवल ये बताया गया a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, c1/c2 के बारे में कुछ नहीं बताया गया। इसका मतलब दोनों केसेस आ सकते हैं, c1/c2 के इक्वल भी हो सकता है, नॉट इक्वल भी हो सकता है। इसका मतलब नो सोल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन भी हो सकता है। तो यहाँ पर ना यूनिक होगा, नो सोल्यूशन होगा, ना इनफाइनाइट होगा। इसमें इनफाइनाइट और नो सोल्यूशन दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और आप लोग बस एक छोटा सा काम कर दिया करिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a 3,1। अब देखिए पहले क्या किया करिए, ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको पहले a और b बना लेना है। तो ये a हो गया, ये b हो गया। a के कोऑर्डिनेट आपको दिए 3,-1 और b का कोऑर्डिनेट दिया है 7,5। पहले आप ये बना लीजिए, इसको लिख लीजिए। अब क्या कहा गया कि इसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट की वैल्यू क्या दी है, 5a, 2b दी गई है। अब आपसे कहा गया a प्लस बी की आपको वैल्यू बतानी है। देखिए कैसे बताएंगे, तो ये जो 3 + 7 होगा, 3 + 7/2, ये क्या हो जाएगा, ये मिड पॉइंट होगा 5 है। ठीक है, और 3 + 7 10, 10/2 5, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, पहली चीज। अब b वाले में आइए तो 2b था, तो 2b इज इक्वल टू क्या करेंगे आप, तो 2b करेंगे 5। ठीक है, इधर 5 हो गया, -1 हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है अपॉन 2। अब देखिए 4/2, यहाँ पर b की वैल्यू भी क्या आ गई, 1 आ गई। अब आपको दिख रहा होगा a भी 1 है और b भी 1 है। पूछा क्या गया था, a + b, तो a + b हो जाएगा 2। आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। इक्वेशन 3x² + 12 हैज। अब देखिए यहाँ पर भी आपको तीन कंडीशन देखने को मिलेंगी। पहले तो इस इक्वेशन में देख लीजिए a की वैल्यू क्या है, 3 है। b की वैल्यू क्या है, क्योंकि x का कोफिशिएंट कुछ है ही नहीं तो b की वैल्यू 0 मानेंगे क्योंकि x ही नहीं है। और c क्या है, 12 है, क्योंकि आपको पता होगा ax² + bx + c क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो वहां से a b c पहले निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब क्या है, d निकालिए। ठीक है, तो d क्या होता है, b² - 4ac होता है। अब आपको पहले d निकालना और चेक करना है कि d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब रियल रूट्स होंगे। ठीक है, और रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग रूट्स होंगे। d की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 है, इसका मतलब रियल रूट्स भी हैं और इक्वल रूट्स भी होंगे। और d जब लेस देन 0 होता है, मतलब d की वैल्यू जब निगेटिव में आती है, तो इसका मतलब रियल रूट्स यहाँ पर नहीं है। कैसे रूट्स हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं। तो आपको ये तीनों कंडीशन याद रखनी है। पोल सिस्टम जो है ये सब नहीं हो पाता है हमसे, बहुत आसान तरीके के हम लोग इसीलिए वीडियो बनाते हैं। ठीक है, ये पोल सिस्टम, शाउट आउट, पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं, वो दूसरे चैनलों पे होती है जहाँ पढ़ाई के अलावा बाकी सारे काम होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा फिलहाल हम नहीं कर सकते हैं, सॉरी उसके लिए। तो फिलहाल यहाँ पर चेक करते हैं, b² - 4ac क्या आ रहा है। तो b की वैल्यू आपके पास 0 है, तो 0 - 4 इंटू ac कर लीजिए तो 36 हो जाएगा, 12 3 36। तो ये वैल्यू निगेटिव ही आएगी, और क्योंकि वैल्यू निगेटिव आ रही है इसका मतलब कोई भी रियल रूट नहीं है, इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, आप लोग चाहें तो आंसर दे सकते हैं, तो अगर किसी की कोई प्रॉब्लम होगी तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे, केवल इतना हो पाता है हमसे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर एक ट्राइंगल दिया गया है, ABC बड़ा ट्राइंगल और ADE जो है वो छोटा सा ट्राइंगल है। और इसमें क्या है, DE और BC जो है, हाँ बिल्कुल सरफेस एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन आएंगे बेटा, बस 2 मिनट के लिए वेट करिए, भी आ जाएगा।
अब इसमें आपको बताना है कौन कौन से रेशियो इक्वल होंगे। तो देखिए पहला रेशियो दिया है AD अपॉन AB, तो AD है और AB है, क्या ये इक्वल होगा AE अपॉन CE के? बिल्कुल नहीं होगा, तो ये तो गलत है। दूसरा देखिए क्या कहा गया AD अपॉन AB, तो AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्यों सही है? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे, पैरेलल लाइंस हैं, तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन फिलहाल सही हो जाएगा। अगले पे आइए। सिक्स्थ क्वेश्चन कहा गया अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स अ सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड। अब देखिए कोई ऐसी लाइन है जो सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। दो डिस्टिंक्ट मतलब दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसको क्या कहेंगे? अब देखिए यहाँ पर कॉल्ड भी है, टेंजेंट तो बिल्कुल ही गलत है, टेंजेंट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सेकेंड और डायमीटर। अब देखिए डायमीटर जो है ये भी कॉल्ड होती है, तो अगर कॉल्ड सही होता तो डायमीटर भी सही होता, या ये कह सकते हैं डायमीटर सही होता तो कॉल्ड भी सही होता, तो ये दोनों ही गलत हैं। इसमें जो सबसे सही आंसर माना जाएगा वो क्या माना सेकेंड माना जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 6। याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हुआ है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 2023 2024 लगातार पूछते चले आ रहे हैं, तो इसका आंसर याद रखिएगा सेकेंड लगाना है आप लोग को। ठीक है, हाँ विशाल का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट पे आइए, चलिए इसका आंसर बताइए। tan a की वैल्यू 3/4 दी हुई है, आपको ये वैल्यू बतानी है, कैसे बताएंगे? देखिए tan थीटा जो होता है, पहले तो आप याद रखिएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है, तो आपको ये दे दिया 3/4। तो अगर आपसे कहा जाए यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकालिए, तो आप सीधे सीधे हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, √3² + 4² √25 आ जाएगा, मतलब 5 यूनिट्स आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। अब आप ये ना करने लग जाएगा कि साइन थीटा रखें फिर कॉस थीटा रखें, क्योंकि आपको एक आइडेंटिटी पता होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये जो फॉर्मूला बना 1/sec a का बना, और 1/sec a क्या होता है? ये होता है कॉस a। ठीक है, और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो बेस कितना था आपके पास में? बेस था ये 10 में, बेस है आपके पास में 4 और हाइपोटेन्यूज है 5, तो 4/5 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप लोग एक काम ये करिएगा, साइन ए की वैल्यू बताइएगा। ठीक है, साइन ए की वैल्यू कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि क्या होगी इस केस में, कैसे होगी तो पता ही चल गया होगा आप लोग को। चलिए अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है विशाल, क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। अ कार इज मूविंग अवे फ्रॉम अ बेस ऑफ अ हाई टावर। देखिए ये मान लीजिए ये टावर है, ठीक है, कुछ इस तरीके का बेस है। ठीक है, और क्या कहा गया? 30 मीटर का टावर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। अब ये कार जो है, कार इस तरफ जा रही है, ऐसे करके जा रही है, मान लीजिए कार यहाँ पहुंची। अब कार ने जब किसको देखा? टॉप ऑफ टावर को देखा, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कहा गया कितना है? वही निकालना है हम लोग को, थीटा निकालना है। और क्या कहा गया? व्हेन द कार इज 10√3 अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई? 10√3 हो गई है डिस्टेंस। तो बताना है क्या होगा। तो देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है, 30a है, 10√3a है, आप क्या लगा लीजिए? tan थीटा लगा लीजिए। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर आपको 30 दिया गया है और बेस कितना दिया है? 10√3 दिया है। ये और ये कट जाएगा, 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 × √3 लिख सकते हैं, अपॉन √3 एक पहले से ही होगा, ये √3 कट गया। अब देखिए tan थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? √3 आ रही है, तो थीटा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स √3। tan की वैल्यू √3 किस एंगल पे होती है? 60 डिग्री पे होती है ना, तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आसान क्वेश्चंस होते हैं, कोई कठिन वठिन नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बोर्ड में जल्दी से आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए अगले में क्या कहा गया? व्हेन डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 90 डिग्री, द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर ऑफ द सर्कल। देखिए सिंपल आपसे कहा गया है कि थीटा जो बन रहा है अगर 90 डिग्री है, तो आपको बताना है एरिया क्या होगा सेक्टर का। तो सेक्टर का एरिया आपको पता है θ/360 इंटू πr² होता है। तो थीटा को आप रख दीजिए 90, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू πr²। तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से बिल्कुल आ सकते हैं क्वेश्चंस, क्यों नहीं आ सकते? ठीक है, लेकिन बोर्ड में बहुत कठिन क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जो एमसीक्यूज होंगे, आप चाहे स्टैंडर्ड में हो चाहे बेसिक का पेपर आपने लिया हो, जो भी आपने चॉइस ली हो, दोनों ही केस में जो एमसीक्यू के क्वेश्चंस होते हैं
अगर आपने PYQs जो हम लोग ने कराए हैं कर लिए हैं तो उतने ही सफिशिएंट है, उसके अलावा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है कुछ भी, ठीक है। या आपके पास कोई भी किताब है जिसमें PYQs दिए हों, वही लेवल रहेगा। ऐसा नहीं है कि NCERT एग्जाम्पलर के जो सबसे कठिन क्वेश्चन है वो आप पढ़ने लग जाए, कोई मतलब नहीं है उसका। अगले पे आइए, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल 30-x इज 36। तो देखिए यहाँ पे एक नया टर्म आया क्लास मार्क। अब क्लास मार्क क्या होता है, जो अपर लिमिट होती है प्लस लोअर लिमिट होती है अपॉन 2 कर दीजिए तो इससे क्लास मार्क मिल जाता है। अपर लिमिट क्या थी 30, लोअर लिमिट क्या थी x अपॉन 2 कर दीजिए, इससे क्या मिल जाएगा 36 मिल जाएगा। 2 उधर जाएगा 72 बना देगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 72 माइनस 30 मतलब 42 हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसमें भी बच्चों से बहुत गलती हुई थी। अ नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम दी नंबर। देखिए कुछ आपको नंबर्स दिए गए हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। द प्रोबेबिलिटी दैट स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज लेस देन 1। आपको ऐसी प्रोबेबिलिटी बतानी है जिसमें उन नंबर्स का जो स्क्वायर हो वो लेस देन 1 हो या इक्वल टू 1 हो। मतलब 1 हो सकता है या 0 हो सकता है, बस और कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अगर स्क्वायर देखेंगे तो 9 आएगा, यहाँ स्क्वायर देखेंगे 4 आएगा, यहाँ स्क्वायर देखेंगे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। तो टोटल आउटकम्स कितनी थी 1 2 3 4 5 6 7 टोटल आउटकम्स। अब देखिए किस में ऐसा हो रहा है कि 0 और 1 आ रहा है, 3 केस में ऐसा हो रहा है, तो 3/7 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए आसान क्वेश्चन है। हाँ सी सही है, बिल्कुल सही विशाल। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 12। द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर एंड ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज। अब देखिए स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, पहले तो आपको सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर बताना है कौन सा होता है, तो ये 3 होता है, ठीक है। ये नहीं कि 1 लगा दीजिएगा, 1 प्राइम नहीं है, ठीक है। और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा 99 होना चाहिए। अब आपको क्या बताना है एलसीएम ऑफ 3 एंड 99। देखिए सिंपल पूछना चाह रहा था कि 3 और 99 का एलसीएम क्या होता है, लेकिन उसने थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया, और 3 और 99 का एलसीएम सबको पता है 99 ही होगा। अब यहाँ पर भी क्या करते हैं, कुछ बच्चे याद किए बैठे हैं कि कोई भी 2 नंबर हो और उनका एलसीएम पूछा जाए तो 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 297 आ जाएगा, दिया गया ऑप्शन, और सही नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा अगर प्राइम नंबर्स होते हैं तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सारे नंबर्स में एलसीएम में मल्टीप्लिकेशन ना कर रख दीजिएगा, क्योंकि कई लोगों को स्कूल में टीचर्स भी बताते हैं कि अगर एलसीएम लेना हो तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए और सोल्यूशन कर डालिए। ये केवल वहीं लगती है जहां पर हमको कोई चीज सॉल्व करनी होती है 1/, के फॉर्म में, जब एडिशन सब्सट्रैक्शन होता है तब ये चीज फॉलो होती है। लेकिन जब आपसे एलसीएम पूछा जाएगा, स्पेसिफिकली एलसीएम पूछा जाएगा, तो इसका तरीका होता है, ऐसे नहीं कुछ भी निकाल दिया, तो ये चीज याद रखिएगा। चलिए 13th पे आते हैं, 13th क्वेश्चन देखते हैं। इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 4x + 3 इज 1, अदर रूट क्या होगा ये बताना है आपको। देखिए एक रूट आपको दिया गया है 1 है, ठीक है। अब आपको बताना है दूसरा रूट क्या होगा इस केस में। तो देखिए सिंपल सा तरीका है, अगर आप सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला देखें, सम ऑफ रूट्स का, तो ये क्या होता है -b/a होता है। b की वैल्यू क्या है -4 है, तो ये 4 हो जाना चाहिए। और सम ऑफ रूट्स में पहला रूट हमको क्या दिया है 1 दिया है, तो 1 + x = क्या होना चाहिए 4, तो x क्या आ गया 3 आ गया ना, हो गया, ठीक है। तो बिना हम लोग कुछ सॉल्व करे आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो सम ऑफ रूट्स लगाया, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ लिख देते हैं, -b/a होता है, और क्योंकि -b में -4 हो जाएगा तो +4 हो जाएगा, a वैल्यू 1 थी, ठीक है। तो इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला याद रखिएगा, ये होता है c/a, ठीक है। उससे भी आप चाहते तो कर सकते थे, कोई दिक्कत ना होती, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14th देखिए। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ 2 ट्राइंगल्स। सिमिलैरिटी के लिए कौन सा क्राइटेरिया नहीं होता है पूछा गया है। तो SAS होता है, SSS भी होता है, AAA भी होता है, क्या नहीं होता है RHS नहीं होता। ये कॉन्ग्रुएंसी के लिए होता है, सिमिलैरिटी के लिए नहीं होता है, कोई भी मतलब फिनोमेना नहीं, कोई मतलब क्राइटेरिया नहीं सिमिलैरिटी के लिए RHS। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसको आपको थोड़े से अच्छे से करना पड़ेगा।
इसमें कहा गया है sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए करने की कोशिश करते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं क्योंकि ऊपर भी ये जाएगा थोड़ा सा। तो देखिए sec की पावर 4 थीटा, तो पहला तो काम ये करिए sec स्क्वायर थीटा आप ऊपर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा। आपको एक चीज पता होगी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अगर आप 1 को उधर भेजेंगे tan स्क्वायर थीटा उधर हो जाएगा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब sec स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही इस वाले फॉर्मूले से sec स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब tan स्क्वायर थीटा को एक बार 1 में मल्टीप्लाई करिए तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर tan स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करिए तो tan की पावर 4 थीटा हो जाएगा। तो इसलिए सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दिया गया था, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाता तो हो सकता था क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग एंगल थीटा एट द सेंटर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एरिया ऑफ द सेक्टर। अब देखिए लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू एरिया दे दिया गया, न्यूमेरिकली मतलब वैल्यू केवल सेम है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर होता है, इज इक्वल टू एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा अपॉन 360 कट गया, पाई और पाई कट गया, एक आर से कट गया। अब देखिए यहाँ RHS में आर बचा, LHS में क्या बचा 2 बचा, तो रेडियस जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 2 यूनिट्स के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से देखिए आसानी से क्वेश्चन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देयर आर 16 ऑब्जर्वेशंस, देखिए टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 16 ऑब्जर्वेशंस हैं, और क्या कहा गया मीडियन क्या होगा। अब जब 16 देखते हैं कई सारे बच्चे तो क्या सोचते हैं कि उसका आधा कर दो वही मीडियन होगा, गलत है। तरीका होता है इसमें भी, अगर इवन आउटकम्स होती हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा n अपॉन 2th टर्म देखा जाता है प्लस अगला टर्म, ठीक है, अगला मतलब n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म होल अपॉन 2, ये जो होता है ये आपका मीडियन होता है। अगर मान लीजिए वैल्यू ऑड होती तो आसान था, तो कैसे करते n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म होता, ठीक है, तो वो हमारा मीडियन हो जाता। अब 16 है तो 16 का मतलब क्या हो गया 8th टर्म प्लस 9th टर्म होल अपॉन 2, तो एवरेज होल अपॉन 2 का मतलब एवरेज हो जाएगा किसका 8th और 9th टर्म का। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, कठिन क्वेश्चन है, आसान नहीं है, इतने भी आसान मत सोचिएगा कि बहुत आसान देता है बोर्ड, आसान नहीं देता है, थोड़ा सा तो टफ देगा ही देगा। इफ दी वॉल्यूम, अब सोचिए बेसिक का पेपर दिया है तब ये हाल है, स्टैंडर्ड भी यही पेपर है, अलग नहीं है। स्टैंडर्ड का भी अगर आप लेवल देखेंगे तो ऐसा नहीं कि बेसिक से बिल्कुल हलवा है, MCQ तो बिल्कुल ही बराबर के लेवल के रहते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है बेसिक के MCQ टफ होते हैं। ठीक है, इफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस r, अब देखिए स्फीयर का रेडियस क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 16 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो 16 टाइम्स क्या है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब होता है। पाई और पाई काट दीजिए, ठीक है, ये 2/3 है, 4/3 यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, ऐसे देख लीजिए 2 8 जा 16 होता है। आपको क्या बताना था स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, तो देखिए r क्यूब अपॉन r क्यूब की वैल्यू क्या मिली 8/1 मिली, तो अगर बोला जाए स्मॉल कैपिटल R अपॉन स्मॉल r क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। तो 2:1 मतलब बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, असर्शन में दिया गया द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -3,5 फ्रॉम x एक्सिस इज 3 यूनिट्स। अब पहले तो बना लिया करिए क्योंकि इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। -3,5 लाई कहाँ करेगा, तो 1 2 3, तो यहाँ -3 होगा और 1 2 3 4 5 मान के चलिए यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, गलत जगह बना दिया था, ये यहाँ लाई करेगा, तो ये पॉइंट क्या हो गया -3,5 हो गया। अब करना क्या है आपको, द डिस्टेंस ऑफ -3 फ्रॉम x एक्सिस, तो x एक्सिस से जो इसकी डिस्टेंस है ये वाली, ठीक है, क्या ये 3 यूनिट्स है, तो बिल्कुल नहीं, ये तो 5 यूनिट्स हुई ना,
ये डिस्टेंस 5 यूनिट्स है, बिल्कुल गलत है। अब असर्शन जब गलत होता है तो रीजन क्या होता है, सही होता है। ये तो आपको याद ही होगा, क्योंकि कोई भी आपको ऐसा ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहा होगा जिसमें आपको ऐसा लिखा हो कि असर्शन भी गलत और रीजन भी गलत, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो रीजन इसका सही है। चलिए अगला देखिए, 2 प्लस रूट टू इज इर्रेशनल नंबर, बिल्कुल सही बात है। 2 रैशनल है लेकिन रूट टू इर्रेशनल है, तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, इर्रेशनल हो जाएगा। अगले में देखिए क्या कहा गया, सम ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और एक्सप्लेनेशन जो दिया गया वो भी बिल्कुल सही, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आप लगाएंगे। चलो पहला क्वेश्चन देखो, इसमें कहा गया इफ द लेंथ ऑफ शैडो ऑन द ग्राउंड ऑफ पोल इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ पोल, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज, बताओ कितना एंगल ऑफ एलिवेशन होगा इसमें। लेंथ ऑफ शैडो ऑन द ग्राउंड ऑफ द पोल, तो ये मान लो पोल हो गया, ये इसकी शैडो हो गई, ठीक। इसकी हाइट अगर h है, शैडो की हाइट दे दी गई है √3 टाइम्स h है, ठीक। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, यहीं कहीं सन होगा, ठीक। ये बताना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, ये एंगल बताना है थीटा। तो क्या लगा सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास है h, बेस है √3h, यहाँ पे एच कट गया, ये नहीं आनी हुआ है, एच कट गया, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई 1/√3। तो थीटा क्या हो जाएगा, 1/√3 कब होता है थीटा, 30 डिग्री। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। अगला बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 किया है। तो क्वेश्चन में कहा गया है 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम एंड प्रोडक्ट, यहाँ पर ये याद रखना है प्रोडक्ट पूछा गया है, अपीयरिंग देम ऑन देम इज नोटेड, ठीक। 2 डाइस हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट ऑन द नंबर्स लाइज बिटवीन 8 एंड 13, तो 8 और 13 के बीच में प्रोडक्ट होना चाहिए। तो पहले 1 से स्टार्ट करो, क्या 1 में कोई ऐसा है जिसके साथ अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो 8 आ जाए, नहीं है। 2 में देखो, तो 2 के साथ और क्या क्या हो सकता है, 2 के साथ हो सकता है 4, ठीक। तो पहला 4 हो जाएगा, तो 2,4 पहला हो गया, दूसरा हो जाएगा 2,5, तीसरा हो जाएगा 2,6, क्योंकि 2 6 12। अगला 3 में देखो, 3,2 तो आएगा नहीं, 3,3, 3,4, अब 3,5 नहीं आएगा क्योंकि 3 5 15 हो जाता है। अब आगे बढ़ो 4 पे देखो, तो 4 पे भी अगर देखोगे तो 2 मिलेंगे, कौन कौन सा मिलेगा, 4,2, 4,3, 4 3 12। 5 पे देखो, 5 पे मिलेगा 5,2, 5,3 भी नहीं होगा, 5,1 भी नहीं होगा। 6 पे देखो 6,1, ये फेवरेबल आउटकम्स हो गई, ये क्या है, फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। हाँ 6,2 भी होगा, क्यों होगा, क्योंकि 6,2 होता है 12, ठीक। तो गिन लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो फेवरेबल आउटकम्स हो गई 10। टोटल आउटकम्स, क्योंकि डाइस को 2 डाइस को उछाला गया है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगी टोटल आउटकम्स, तो 36 हो गया, ठीक है। तो 5/, देखो इसमें तो फिलहाल 5/18 आएगा, लेकिन ऑप्शन नहीं है 5/18, तो हम लोग एक चीज ये चेक कर सकते हैं, हो सकता है कि 8 और 13 को इंक्लूड ही ना किया हो। तो अगर मान लो 13 तो आ ही नहीं सकता, तो अगर मान लो 8 को ना इंक्लूड करें तो देखो कितने टर्म्स हो सकते हैं। तो एक ये कट जाता, 4 2 जा 8, और एक ये कट जाता, 2 कट जाते, और तो कोई ऐसा है नहीं जो 8 वाला हो, ठीक है। तो 2 अगर कट कर दे तो 8/36 हो जाता। अब 8/36 कर रहे हैं, तो देखो 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, तो इसलिए 2/9 इसमें सही होगा। तो जब भी ऐसे याद रखो कि इसमें, क्योंकि कहा गया नंबर लाइज बिटवीन 8 एंड 13, इसका मतलब क्या है, 8 एंड 13 को इंक्लूड नहीं किया है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2/9 आ जाएगा। अगर 8 एंड 13 को इंक्लूड कर दिया होता तो आंसर आता 5/18। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, थर्ड में कहा गया, चलो बताओ थर्ड बताओ कैसे होगा। देखो इसमें कहा गया है k, 3 इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस
रिप्रेजेंटेड बाय x प्लस पी वाई इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 15, ठीक। देन k एंड p, k कॉमा p विल बी, इसका मतलब क्या हुआ कि k कॉमा 3 जो है ये लाई करेगा किस पे, इस लाइन पे लाई करेगा, और दूसरा क्या है कि k कॉमा 3 जो होगा वो इस पे भी लाई करेगा। तो जब ये लाई कर रहा है तो पहली चीज तो हमको क्या पता चल गई कि जो k की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो पहला तो हमने क्या किया कि x की वैल्यू हमको सीधे सीधे पता चल गई, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, x के बराबर हो जाएगी जो कि 15 है। अब जो k प्लस 3 है वो इस पॉइंट पे भी लाई कर रहा होगा, ठीक है, मतलब इस वाली लाइन पे लाई कर रहा होगा। तो क्या करो कि x की जगह k पुट कर दो, तो k प्लस p इंटू वाई, कितना है, y है 3, इज इक्वल टू क्या दिया है, इज इक्वल टू दिया है 6। और k था क्या, k था 15, या x को सीधे सीधे हम 15 मान सकते हैं, तो 15 था। तो क्या आ गया 15 और ये हो गया 6, इसको उधर भेज दो, तो p इंटू 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, -9 आ गया। तो p की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई। तो हमारे पास क्या है, k जो है 15 है और p जो है वो -3 है। ऑप्शन देख लो कौन सा सही है, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, नहीं था। चलो अगला करो। तो देखो इसको कैसे करना है, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो पहले तो ये समझो एट एक्स एक्सिस क्या होता है, y इज इक्वल टू 0 होता है। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x कॉमा 0 कोऑर्डिनेट हो गया। अभी जो x कॉमा 0 कोऑर्डिनेट है ये इक्वी डिस्टेंट है दो पॉइंट से। पहला पॉइंट है 5 कॉमा -3 और दूसरा पॉइंट क्या है 4 कॉमा 2 है, मान के चलो ऐसे। अब क्या करना होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लो, डिस्टेंस फॉर्मूले से दोनों डिस्टेंसेस को इक्वेट कर दो। तो हो जाएगा, देखो कैसे यूज करेंगे, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस, पहले ये वाली डिस्टेंस निकाल रहे हैं ऊपर वाली, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर तो आ जाएगा 9, इज इक्वल टू x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखो हम इसको स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25x या 25 माइनस 10x प्लस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस 4। अब देखो क्या क्या चीजें कट रही हैं, ये एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है। अब कुछ और तो कटेगा ही नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक जो x वाला टर्म है उसको उधर भेज देते हैं, बाकी जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको LHS में भेज देते हैं। तो देखो 25 प्लस 9 क्या हो गया, 34 हो गया, 34 माइनस 16 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया, ये 10x उधर आएगा तो 10x माइनस 8x तो 2x बना देगा। तो ये आ गया कितना, 14 आ गया, इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, 7,0। तो बी ऑप्शन इसमें सही। थोड़े से बड़े क्वेश्चंस हैं, एक नंबर में भी सीबीएसई बोर्ड जो है स्टैंडर्ड में टफ क्वेश्चंस देता है। अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 5th -11, चलो देख लेते हैं। x इज इक्वल टू 5 इज सोल्यूशन, तो सोल्यूशन है तो सीधे सीधे वैल्यू पुट कर देनी है। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो 25 आ जाएगा, प्लस k माइनस 1 ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये आ गया 50, तो 50 प्लस 10 हो गया 60, तो ये 50 हुआ था, 50 प्लस 10 हो गया था 60, तो 60 इज इक्वल टू माइनस k माइनस 1 इंटू 5, ठीक। या इसको अगर ऐसे पहले ही कर लेते हैं कि 5k हो जाता है, ये इसको हटाएं पहले, तो हो जाता 60 प्लस 5k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 55 इज इक्वल टू -5k, तो k इज इक्वल टू -11 आएगा, बी ऑप्शन, ठीक। तो बीपीटी के हिसाब से क्या हो जाएगा, एक्स एम अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स एन अपॉन एक्स जेड। अब देख लो इसमें क्या क्या दिया हुआ है,
एक्स वाई हमको दिया है 6, तो ये वाली वैल्यू कितनी दी गई है, 6 दी गई है। बताना क्या है, एक्स एम मतलब इसको बताना है, तो ये हो गया एक्स बाई 6 इज इक्वल टू एक्स एन बाई एक्स जेड। अब एक्स एन और एक्स जेड में देखो रिलेशन भी दे दिया गया है, तो एक्स एन बाई एक्स जेड क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 6/4, और 6/4 का मतलब क्या है, 1.5। तो इसमें बी ऑप्शन सही हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर। देखो एलसीएम बताना है दोनों का। एम दिया हुआ है पी की पावर 5 क्यू स्क्वायर, एन दिया है पी की पावर 3 क्यू की पावर 4। एलसीएम में एल लिखा है, लिखा हुआ लोएस्ट रहता है, लेकिन बताते क्या, हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर पी की, इसमें देखो पहले वाले में पी की हाईएस्ट पावर क्या दी गई है, पी की पावर 5 दी है, तो पी की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ क्यू की पावर 2 है, यहाँ क्यू की पावर 4 है, क्यू की पावर 4, तो पी की पावर 5 क्यू की पावर 4 कहाँ है, सी ऑप्शन। कोई दिक्कत। चलो करो क्वेश्चन नंबर 8। चलो देखते हैं कैसे आएगा इसका। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पी एंड क्यू। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन करो तो एक डायग्राम छोटा सा बना लिया करो। तो पी और क्यू ये पॉइंट हो गया, डिवाइडेड इंटरनली बाय पॉइंट एम। तो ये पॉइंट मान लो एम है, एम के कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए 2, -3 दे दिए। देखो तो P हो गया, P पॉइंट हमको दिया था कितना, -5, 11 दिया है, M दिया है, और Q जो है वो नहीं दिया हुआ है, तो Q को मान लो x, y मान लिया। ठीक है, अब देखो और क्या क्या चीजें दी गई हैं इसमें हम लोग को दिया है PM और MQ का रेशियो 7:2 है, तो PM और MQ 7:2 हो गया। अब 2 जो है, बीच वाला ये वाला पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो m और x2 मतलब 7x प्लस nx1, तो n है हमारे पास 2, x1 है -5, तो हो जाएगा -10 अपॉन m प्लस n होता है, तो 7 + 2 क्या हो जाएगा, 9, 9 2 हो जाएगा 18, तो 18 इज इक्वल टू 7x माइनस 10, 28 हो गया इज इक्वल टू 7x, x आ गया 28/7, 28/7 का मतलब 7 4 28। अब देखो यहाँ पर दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है, पहले से ही पता चल जाएगा। एक ही ऑप्शन से मतलब दूसरा निकालोगे नहीं, y कोऑर्डिनेट का अगले निकालेंगे जब x कोऑर्डिनेट से हमको आंसर पता चल गया। चलो अगला बताओ, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या करना है, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी दिए गए, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, इक्वेट कर दो। तो देखो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, 2k-2 माइनस k+7, ठीक, इज इक्वल टू 2k+6 माइनस 2k-2, ठीक। अब इसको सीधे सीधे इधर भेज दो, तो 2 हो जाएगा 2 टाइम्स 2k-2 इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दो, तो k+2k हो जाएगा 3k, प्लस हो जाएगा 7 6 13, ये आ जाएगा 4k-4 इज इक्वल टू 3k+13, इसको इधर भेज दो, 17 हो गया, 3k उधर सब्ट्रैक्ट होएगा, तो k की वैल्यू 17 आ गई। आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 10 करो। चलो देखो कैसे करेंगे, पहले एक रोम्बस बना लेते हैं ABCD। ये मान लो एक रोम्बस हो गया, ठीक, इसको नोट कर लो, दिस इज ए रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ये पता होना चाहिए। ABCD हो गया। अब इसमें क्या कहा गया, डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल्स हो गई। डायगोनल कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट O पे, ये पॉइंट हो गया हमारा O। अब कहा गया टेकिंग O एज सेंटर, O को सेंटर लेना है, एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग OA, OA को टच कर रहा हो, OD को टच कर रहा हो, ठीक है, मतलब इस तरीके का एक ये बना देना है, आर्क टाइप का बना देना है, जो OA और OD को ऐसे करके टच कर रहा हो एट E एंड F। क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये रोम्बस के बाहर नहीं ड्रॉ हो सकता है,
रोम्बस के अंदर ही ड्रॉ होगा, लेकिन इसमें दिया नहीं, चलो हम लोग ये मान लेते हैं रोम्बस के अंदर कहीं है, ऐसे ड्रॉ हो रहा है। और कहा गया ओए पे जो है इंटरसेक्ट कर रहा है वो ई पॉइंट पे, और यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो एफ पॉइंट पे। ये एंगल हमको पता ही 90 डिग्री होता है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ई एफ, ओ ई एफ का सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा क्या है 90 है, तो 1/4 हो जाएगा, इंटू पाई पाई ही रहने दो, इंटू आर स्क्वायर। तो 6 6 जा 36, 4 9 जा 36, आंसर क्या आ गया 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? बताओ कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 11th। टू एपीज हैव सेम टर्म, फर्स्ट टर्म सेम है दोनों एपी का। बताओ कैसे किया जाए क्वेश्चन। इसमें दिया गया टू एपीज हैव सेम फर्स्ट टर्म, मतलब ए की वैल्यू दोनों में सेम है। देखो इसमें कहा गया टू एपीज हैव फर्स्ट टर्म सेम है, तो दो एपी जिसका फर्स्ट टर्म ए है। कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एपी इज -3, तो D1 की वैल्यू दे दी गई है, पहले वाले एपी की कॉमन डिफरेंस दिया है -3, और दूसरे वाले एपी का कॉमन डिफरेंस दिया है -5, तो D2 की वैल्यू दे दी है -5, और ए जो है दूसरे में भी ए ही है, कॉमन फर्स्ट टर्म ए है दोनों में। द डिफरेंस बिटवीन सिक्स टर्म ऑफ सेकेंड एपी फ्रॉम दैट ऑफ फर्स्ट एपी, तो सिक्स टर्म की बात करी गई, सिक्स टर्म क्या होता है, ए प्लस 5D होता है, तो A1 प्लस 5D1, ठीक, माइनस सिक्स टर्म ऑफ सेकेंड फ्रॉम दैट ऑफ फर्स्ट, तो इसको D2 मान लो, और ये मेन यहाँ पे भी कर दो A1 माइनस 5, ये प्लस हो जाएगा 5D2, A1 कट जाएगा, 5 ब्रैकेट में आ जाएगा, D2 माइनस D1 हो जाना चाहिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 ब्रैकेट में D2 देखो कितना है -5 है, तो -5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 3, -5 + 3 हो जाएगा -2, तो -2 × 5 मतलब आ जाएगा -10। तो इसका आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 करो। यहाँ पर एक काम ये करना है कि यहाँ D1 रखना है, यहाँ D2 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर D1 - D2 आएगा, 5 ब्रैकेट में D1 - D2, तो ये प्लस में 5 रहेगा, माइनस में 3 रहेगा, तो ये प्लस में 10 आएगा, माइनस में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन में सही कहा गया है क्या, द कॉमन डिफरेंस, और ये हो गया द डिफरेंस ऑफ सिक्स टर्म ऑफ सेकेंड एपी फ्रॉम दैट ऑफ फर्स्ट एपी, मतलब फर्स्ट एपी में से सेकेंड एपी को सब्ट्रैक्ट किया, ये किया गया, तो यहाँ पर फर्स्ट माइनस सेकेंड है, तो D1 - D2 होगा, ठीक है। तो 10 ही आएगा, बिल्कुल सही है। अगला बताओ क्वेश्चन नंबर 12। देखो इसमें क्या कहा गया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ चॉकलेट फ्लेवर्ड आइसक्रीम एट रैंडम in a lot of 600 ice cream is 0.055, number of chocolate flavored ice cream in the lot is, तो the probability of getting chocolate flavored ice cream at random in lot of 600 number of chocolate, हाँ तो कितनी होगी, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना चाहिए इसको, ठीक है। तो क्या कर दे हम लोग 0.055 को मल्टीप्लाई कर दे 600 से, ये 2 0, और यहाँ पर हो जाएगा 1000, तो 2 0 यहाँ से कट गए, तो ये आ जाएगा 330, 6 5 30, 33 330 आ गया, अपॉन 10 आ गया, आंसर 33 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इसका सही है, गुड। क्वेश्चन नंबर 13 तो बताओ, एक मिनट रुको, चलो 13 करो जल्दी, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये। तो देखो इसमें क्या है, सबसे पहले अगर देखा जाए, अगर मान लो बड़े में आ जाता क्वेश्चन करने को, तो क्या करते, पहले इसको ऐसे करके हम ज्वाइन कर देते, ठीक, फिर यहाँ पर इसको ऐसे ज्वाइन कर दोगे, और इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दोगे। जो दोनों ट्राइंगल दिए हैं 1 और 2, दोनों सिमिलर हैं, दोनों सिमिलर होने की वजह से क्या होगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक। ये एंगल 30 डिग्री हो गया। अब हमको क्या दिया है, रेडियस दी गई है, मतलब ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है,
हमको बताना क्या है, पी ए मतलब इस एक्स को बताना है क्या होगा। ठीक, तो पहले समझो अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री सामने वाली साइड होती है क्या, हाइपोटेन्यूज होती है। तो हम लोग यहाँ tan 30 वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, tan 30 क्या होता है, 1/√3 होता है। परपेंडिकुलर देखो इसमें कौन सा है, इसमें परपेंडिकुलर है 5 अपॉन बेस क्या है, x है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5/√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, tan थीटा की वैल्यू दे दी गई है, ये सॉल्व करना है। देखो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, सबसे पहले क्योंकि tan थीटा की वैल्यू दी गई है हमको, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें 2/5 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को देखा जाए तो इस इक्वेशन में हम लोग ऊपर और नीचे cos थीटा कॉमन ले सकते हैं। जब ऊपर cos थीटा कॉमन लिया जाएगा तो बच जाएगा 10 साइन अपॉन cos हो जाएगा tan थीटा। ठीक, माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा 2 अपॉन 5, ये हो जाएगा tan थीटा प्लस 3। वैल्यू पुट कर दो तो हो जाएगा 10 इंटू 2/5 माइनस 2 होल अपॉन 5 इंटू 2/5 प्लस 3। ये और ये कट गया, 5 2 जा 10 हो गया, 2 2 जा 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2 अपॉन क्या हो जाएगा 5। तो आंसर क्या आ गया, 2/5 आ गया। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो क्या कहा गया, ऑल क्वींस जैक्स एंड एसेस आर रिमूव फ्रॉम पैक ऑफ कार्ड। तो क्वीन कितनी होती है, क्वीन होती है 4, जैक भी होते हैं 4 और एसेस भी होते हैं 4। तो 4 4 8 4 12 टोटल हो गए 12, रिमूव कर दिए गए तो 52 में से 12 रिमूव करोगे तो कितने बचेंगे, 40 बचेंगे। तो ये हो गया क्या, टोटल आउटकम्स हो गई। ठीक है, द रिमेनिंग कार्ड आर वेल शफल्ड एंड वन कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम इट फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड टू बी अ किंग। किंग कितने हो सकते हैं, तो किंग 4 के अलग अलग होंगे, तो 4 किंग्स हो सकते हैं। ये फेवरेबल आउटकम हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/40 मतलब 1/10। तो इसका आंसर क्या है, ए ऑप्शन है। देखो क्या कहा गया है, सेक्टर ऑफ सर्कल विद डायमीटर। पहले एक सेक्टर बना लेते हैं। ठीक है, और बोला गया है एंगल जो बन रहा है 90 डिग्री का है। तो ये हो गया सेक्टर। ठीक, ये एंगल बोला गया 90 डिग्री है, इसको 90 डिग्री बना दिया। पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर पूछा गया, सेक्टर का पेरीमीटर क्या होगा। ठीक, तो सिंपल सा है, सरकमफ्रेंस बताना है तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। डायमीटर 14 है तो रेडियस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा 90/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये और ये कट गया, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, 2 11 जा, तो केवल क्या बचा, 11 बचा। लेकिन ये जो 11 है, ये जो 11 आया ये आर्क का है, जैसे ये ए है ये बी है, तो ए बी की जो लेंथ है ये क्या हो जाएगी, 11 सेंटीमीटर की हो जाएगी। पूरा सेक्टर बोला गया है, सेक्टर मतलब पूरा ये पूरा फिगर। ठीक है, तो मान लो इसमें ए ओ प्लस ओ बी प्लस ए बी तीनों की लेंथ जोड़ के जब बताओगे तब वो सेक्टर बनेगा। तो था 7 7 14, 14 और 11 क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर अगर बच्चों ने 11 लगा दिया तो गलत हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन में समझना है। ठीक है, देखो क्या होगा, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। देखो कैसे होगा, बहुत आसान है। साइन स्क्वायर थीटा था, इसमें हम लोग सीधे सीधे कोई वैल्यू पुट करके भी आंसर बता सकते हैं। 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा हो गया, और 1/सेक स्क्वायर थीटा होता गया कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मान लो कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन होता और ये डायरेक्ट ऐसे ना निकल पाता, तो हम क्या करते, थीटा की कोई वैल्यू पुट कर लेते। मान लो थीटा को 0 मान लिया जाए, तो 0 मान के भी हम इसकी वैल्यू बता सकते थे। कैसे, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा प्लस 1/1 प्लस tan 0 क्या होता है, फिर से 0 होता है, तो 1/1 क्या हो जाएगा 1। तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1, तो आंसर क्या आ गया 1 आ गया। तो कोई भी वैल्यू अगर थीटा की पुट करोगे तो इस इक्वेशन में
जो वैल्यू आएगी इस इक्वेशन की वन ही आएगी हमेशा। ठीक है, अगला बताओ क्वेश्चन नंबर 18। चलो देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया कैप इज सिलिंड्रिकल इन शेप सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। तो मान लो एक कैप बनाई जा रही है, कुछ इस तरीके की कैप बनाई जा रही है जो सिलिंड्रिकल शेप में है, लेकिन उसके ऊपर क्या है, एक ऐसे करके कोनिकल टॉप भी है। इफ द वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट, इसका वॉल्यूम मान लो V1 है, इसका वॉल्यूम मान लो V2 है। क्या दिया गया? V1 इज इक्वल टू V2 दे दिया गया। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट टू दैट ऑफ हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट। तो इसकी हाइट मान लो कैपिटल H है, इसकी हाइट मान लो स्मॉल h है। दोनों का क्या सेम है? तो दोनों का रेडियस जो होगा वो सेम होगा। तो इसका भी रेडियस r, इसका भी रेडियस r। दोनों का वॉल्यूम सेम कैसे किया जाएगा? तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई r स्क्वायर कैपिटल H इज इक्वल टू कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू स्मॉल h। पाई पाई कट गया, r स्क्वायर कट गया। अब क्या पूछा गया था? रेशियो ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर टू द हाइट ऑफ कोन। तो कैपिटल H अपॉन स्मॉल h की वैल्यू पूछी गई है, तो क्या आ जाएगी? 1/3 आ जाएगी। तो 1:3 मतलब बी ऑप्शन जो है वो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखो 19 में बोला क्या गया, इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स देन द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल इज 2। जैसे मान लो, कैसे हम लोग बताते हैं जीरोस कितने होंगे, क्या होंगे? बहुत आसान तरीका है, ग्राफ को देख के हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, कैसे समझो। देखो इसमें कहा गया था इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट। जैसे मान लो ये हम कोई ग्राफ बनाए, ठीक, ये कोई ग्राफ बनाया और इसमें कोई ग्राफ इस तरीके से 2 पॉइंट पे देखो इंटरसेक्ट कर रहा है। एक पॉइंट ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट। तो इस ग्राफ के कितने जीरोज हैं? तो आंसर आएगा 2 जीरोज है। जितनी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उतने जीरोज होते हैं। Number of zeros of polynomial is equal to the number of point where the graph of polynomial intersect x axis। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें assertion भी सही होगा, रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा? assertion रीजन बेस्ड है भी। देखो इसमें क्या कहा गया, टी एंड टी बी आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी टू अ सर्कल सेंटर ओ। इफ टी बी ए 75 है, तो ये वाला जो एंगल दिया है 75 है। तो ए बी ओ ये कितना हो जाएगा? तो ये पता है हमको कि ये पूरा 90 डिग्री होगा, तो 90 माइनस 75 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 डिग्री। जबकि इसमें दिया गया कितना? ये फॉल्स है स्टेटमेंट। इसका मतलब पहला फॉल्स है तो अपने आप से ही पता है हमको दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा, और है भी ट्रू। टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बिल्कुल सही बात है, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो इसमें क्या हो गया? असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट। क्लियर है बात? चलो अब जो क्वेश्चंस हैं बेसिक के हैं, 20 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, बेसिक के हैं। जरा बताना स्टार्ट करो। पहला, एलसीएम ऑफ 850, 500 क्या हो जाएगा? चलो पहला क्वेश्चन देखो, इसमें कहा गया है एलसीएम ऑफ 850 एंड 500। बताओ एलसीएम क्या होगा इन दोनों का? देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन कर लेना चाहिए। तो 850 का फैक्टराइजेशन अगर देखा जाए तो 17 इंटू 5, 17 5 85, और एक 5 इंटू 2। ठीक है, तो 5 2 10 हो गया, 17 5 85 हो गया, 850 बन गया। तो इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 17 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, इसी तरीके से 500 को क्या लिख सकते हो? तो 5 इंटू 5 5 ज़ा 25, ठीक है, 25 2 ज़ा 50, ये हो गया। और 10 का क्या हो जाएगा? 5 इंटू 2 हो जाएगा। देख लो, 5 5 ज़ा 25, 2 ज़ा 50, और 5 2 ज़ा 10, 500 हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2। अब हमको क्या करना है? एलसीएम निकालना है इन दोनों का। तो ये 2 था, 5 की पावर 2 था। अब देखो, अब तो आसान है, हमने बताया था पहले भी, लीस्ट लगा हो तो इसमें हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो पहले देखो क्या क्या कॉमन है। तो 17 तो सीधे सीधे हो जाएगा, तो 17 तो होना ही होना है। मल्टीप्लाइड बाय 5 की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, तो 5 की पावर 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पर 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो 2 की पावर 2। ठीक है,
तो कहीं है क्या ऐसा? हाँ, तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देख सकते हो कि 5 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 125 4 जा क्या हो जाएगा 500, तो 17 × 500, तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला करो क्वेश्चन नंबर 2। आसान है, कहा गया है रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, 0, या बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। बी इसमें क्या है, -5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 4 इंटू ए क्या है 4 है, इंटू सी क्या है के है। ठीक, तो 25/16 आ गया इसमें, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। थर्ड करो, इसमें हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला लगेगा, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में रहेगा मीन माइनस मीडियन। ठीक है, मीन माइनस मीडियन ये आ जाएगा। मीन दिया ही हुआ है हम लोग को 21, तो यहाँ पर 21 आ जाएगा। मीडियन दिया है कितना 23, यहाँ पर 23 आ जाएगा, यहाँ पर भी 21 आ जाएगा। कर लो। ठीक, तो जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 27 आ रहा होगा, कर लेना अपने हिसाब से। बता देते हैं 21 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 21 माइनस 23। ठीक है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, माइनस में उधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू 27 हो जाएगी। आसान था। क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो कैसे करेंगे, हमको पता है हाइट दी हुई है, हाइट ऐसे होती है, स्ट्रेट होती है हाइट। ठीक है, रेडियस हम लोग को दिया ही हुआ है, कितना है हाइट कितनी है 24 है, रेडियस कितना है 7 है, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। अब यहाँ पर क्या कर दो, एक स्लांट हाइट ड्रॉ कर दो ऐसे करके, एल हो जाएगी, तो एल का स्क्वायर क्या आ जाएगा √24² प्लस 7², तो 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर कितना होता है 476, 576, 576 होता है। दोनों का अंडर रूट कर देंगे, 625 अंडर रूट 625 होता है, तो एल आ गया 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। पांचवा करो। ठीक, तो 10 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर -3x 0 है इस इक्वेशन का, तो x की जगह -3 पुट किया जाए तो इस इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हो जाएगा अल्फा -1 इंटू -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा -3 अल्फा, तो यहाँ पे सीधे -3 अल्फा लिख दो, प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, तो ये आ गया 9 अल्फा -9 -3 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया 6 अल्फा इज इक्वल टू, ये 9 उधर जाएगा 1 उधर जाएगा, तो 10 9 माइनस 1 हो जाएगा 8, तो अल्फा इज इक्वल टू 8/6 मतलब 4/3। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। करो क्वेश्चन नंबर 6। कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड इज रेड क्वीन। रेड क्वीन बोला गया है, याद रखना। ठीक है, हाँ, तो रेड क्वीन कितनी होती हैं, तो रेड कलर के 2 तरीके के कार्ड्स होते हैं और दोनों में एक एक क्वीन होगी, तो टोटल क्वीन कितनी हो गई, रेड क्वीन 2 हो गई। टोटल कार्ड कितने 52 हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा 2/52 मतलब 1/26। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर रेड हटा दिया जाए, केवल क्वीन पूछा जाए, तब क्वीन टोटल होती है 4/52 हो जाता है, 1/13 हो जाता। ठीक है, तो ये सब थोड़ी सी छोटी छोटी सी बातें हैं जो पता होनी चाहिए। ठीक है, इफ अ सर्टेन वेरिएबल x डिवाइड्स द स्टैटिस्टिकल डेटा अरेंज इन ऑर्डर इन 2 इक्वल पार्ट, जैसे मान लो 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, ये मान लो एक डेटा है और इसको प्रॉपर ऑर्डर में हम लोग ने अरेंज कर दिया गया, दिख ही रहा है एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। अब पूछा गया जो x है, जो x है मतलब जो 3 है, बोला गया है
x डिवाइड्स डेटा इन टू इक्वल पार्ट्स, तो दो इक्वल पार्ट इधर, मतलब दो इधर हो गए, दो इधर हो गए, दो डेटा इधर, दो डेटा इधर। तो ये जो 3 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बीच का पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, और बीच के पॉइंट को क्या कहा जाता है, मीडियन कहा जाता है। तो 7th में बी ऑप्शन सही है। अगला 8th बताओ। चलो, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। अब जब 3 कॉइन टॉस किए जाएंगे तो जो प्रोबेबिलिटी टोटल आउटकम्स बनेंगे वो 2 की पावर 3 हो जाएगा, मतलब 8 हो जाएगा, टोटल आउटकम्स हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन टेल, केवल एक टेल आया हो, तो एक टेल की कंडीशन क्या क्या हो सकती है, टेल हेड हेड वाली हो सकती है, ठीक है, हेड टेल हेड वाली हो सकती है, हेड हेड टेल वाली हो सकती है। यही 3 कंडीशन बनेगी, और तो कोई है नहीं। तो फेवरेबल आउटकम कितनी हो गई, 3 हो गई। टोटल आउटकम कितनी है, 8 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3/8, जो कि है डी। अगला करो, साइन थीटा दिया है, सेक थीटा बताना है। तो देखो साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर हो गया 1, हाइपोटेन्यूज हो गया 3, तो बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 - 1, तो 2√2 हो गया। अब सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नहीं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कॉस थीटा होता है। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज क्या था, हाइपोटेन्यूज है 3 अपॉन बेस क्या है 2√2, तो 3/2√2, मतलब बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ क्या होगा। आउटर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल जूस ग्लास विद 7 सेंटीमीटर रेडियस और हाइट दे दी गई है। सीधे सरफेस एरिया बता देना सिलेंड्रिकल जूस ग्लास का। तो देखो इसको कैसे करेंगे, तो पहले तो हमको पता है कि ग्लास कैसा होता है, ऊपर से खुला हुआ होगा और नीचे से कैसा होगा, बंद होगा, ठीक। सरफेस एरिया में केवल हम लोग कर्व सरफेस एरिया तो बताएंगे ही बताएंगे, और उसके साथ पाई आर स्क्वायर भी ऐड करेंगे। तो सी एस ए क्या होता है सिलेंडर का, ये होता है 2πRH प्लस क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन ले लिया तो बचा 2H प्लस आर बचा। पाई आर है क्या, 22/7 इंटू रेडियस देखो कितना है, 7 है, ठीक है। अब यहाँ 2H प्लस आर है, तो 2H मतलब 20 प्लस 7, तो हो जाएगा 27। ये 7 और ये 7 कट गया, 22 इंटू 27 कर लो, तो यहाँ हो गया 27, ये हो गया 22, ठीक। 2 7 जा 14, 1 4, 2 2 जा 4 1 5, फिर ये सेम चीज नीचे भी उतार दो, तो 4 और 5, तो 495, 594 आ रहा है, तो 594 स्क्वायर मीटर इज द करेक्ट आंसर। अगला बताओ क्वेश्चन नंबर 11, ऑन अ थ्रो ऑफ डाइस if getting 6 is considered success then probability of losing the game, बहुत आसान है, 6 आना जो है वो सक्सेस है, सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बताओ। एक सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6, तो लूजिंग की क्या हो जाएगी, 1 - 1/6 मतलब 5/6। इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, सीधे सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर, तो 2 + 2 होता है 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, प्लस इसमें भी वही हो जाएगा -3 मतलब -6, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, तो ये दोनों का अंडर रूट क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ 52 आ गया। और 52 क्या होता है, 13 4 तो होता है 52, तो इसको क्या लिख सकते हो, 2√13 नहीं लिख सकते हो, तो 2√13 यूनिट्स इसका सही आंसर है, ए ऑप्शन। क्या दिक्कत है, देखो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर जब ये ऐसे लिखा होता है ना, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं हुआ जाता है। ये समझ के चलो कि किसी को किसी से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि चाहे x1 - x2 का होल स्क्वायर लिखो या x2 - x1 का होल स्क्वायर लिखो, जब स्क्वायर हो गया तो नंबर तो अपने आप से सेम ही आना है। तो हमने क्या किया, हमने 2 माइनस -2, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर कर दिया तो 16 हो गया। इसी तरीके से दूसरे में हमने -3 - 3 नहीं किया, हमने क्या किया y2 - y1 कर दिया,
तो 3 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर तो 36 हो गया। तो इसलिए यहाँ 16 आ गया, यहाँ 36 आ गया। बच्चे क्या करते हैं, करोगे ये कि एक बार 2 लिखोगे, माइनस लगाओगे, फिर -2 लिखोगे, फिर बड़ा ब्रैकेट लाओगे कि झंझट करोगे और वहां गलती हो जाएगी, फिर कहोगे वो क्वेश्चन ही गलत था। तो कॉन्सेप्ट केवल ये याद रखो, चाहे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर हो या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो, दोनों की जो वैल्यू होती है वो हमेशा सेम रहती है। ठीक है, जब स्क्वायर लग जाता है तो वैल्यू सेम हो जाती है। अगला करो क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें पूछा गया है साइन स्क्वायर थीटा फॉर व्हाट थीटा, थीटा की कौन सी वैल्यू रखी जाए कि ये टर्म जो है वो 2 के बराबर हो जाए। सब वैल्यू पुट करके देख लो, पहले 0 पुट करके देखो, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 1 आई। 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 और ये हो जाएगा 0, तो 2 आ गई वैल्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 14। जल्दी से बताओ इसका क्या होगा। चलो देखते हैं कैसे होगा। देखो लेंथ दी गई है 6 सेंटीमीटर और कहा गया है ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है 0, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x, 0 हो जाएगा। पहला पॉइंट हो गया -4, 0, तो यहाँ से इक्वेशन बना लो x + 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 तो ये 0 ही रहेगा, तो इसको तो छोड़ ही दिया जाए, इज इक्वल टू क्या है 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, इसको यहाँ से हटा दो तो 6 ही कर दो रूट लगा के, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई कि नहीं आ गई। तो पॉइंट क्या हो गया 2, 0 हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पर √36 था, तो √36 को क्या लिखोगे +-6 लिखोगे। हमने +6 क्यों लिया, क्योंकि जब -6 लेते तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है 4 उधर की ओर -10 बना देता, लेकिन -10 तो ऑप्शन ही नहीं है, तो इसीलिए हमने क्या किया था केवल +6 वैल्यू ली थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 करो जल्दी से। द वैल्यू ऑफ k follows the pair of linear equations don't have a solution। नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। आगे c2, तो वही पूछा गया डोंट हैव अ सोल्यूशन। तो k की वैल्यू पूछी गई, k कहाँ पे है इसमें है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले तो लिख लें 5/2 इज इक्वल टू 2/k, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या मिल गई 4/5 मिल गई। ठीक है, k की वैल्यू 4/5 है, लेकिन एक और चीज चेक कर लो कि b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 करके भी देख लो, तो 2/k इज इक्वल टू -7/1, तो ये तो है ही नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो 4/5 ही इसमें सही है। ठीक है, इसमें और कुछ करना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला आता होगा तो कर ले जाओगे, c/a इज इक्वल टू दिया गया है 2, c क्या है -7/k इज इक्वल टू 2, तो k की वैल्यू क्या आ गई -7/2 आ गई। ऑप्शन बी, बी बता रहे थे ना। अगला क्वेश्चन नंबर 17 बताओ। ए की वैल्यू दी गई है, A10 दिया गया, डी बताना बहुत आसान है। देखो A10 की वैल्यू क्या हो जाएगी a प्लस 9d हो जाएगी। A10 है कितना -19 इज इक्वल टू 8 + 9d, तो d क्या आ जाएगा, ये हो गया -27/9, 9 से 27 -3 आ रहा है। ठीक है, बस यहाँ पे यही गलती होगी प्लस और माइनस की, एक +3 दिया एक -3 दिया, आधे ही गलत करके चले आएंगे, इसीलिए इसीलिए क्वेश्चन दिया गया है। अगला बताओ क्वेश्चन नंबर 18, मिड पॉइंट जल्दी से निकालो। देखो बहुत आसान था, इवन x1 + x2/2, तो इन दोनों को -1 + 8/2 करोगे तो यहाँ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 7/2, तो +7/2 पहला पॉइंट आ गया, कॉमा 3 + 3/2 ऐसे कर लो, 3 + 3/2 होल अपॉन 2, हो गया 1, 3 3 3 2 6, 9/2/2, 9/2 × 2 क्या हो जाएगा 9/4। ठीक है, तो 7/2, 9/4 ये आंसर सही है इसका।
डी ऑप्शन। चलो असर्शन रीजन देखते हैं, दो ही आएंगे असर्शन रीजन। यहाँ पर असर्शन जो है वो सही दिया गया है, रीजन गलत है। हम लोग ये क्यों देख रहे हैं कि इस वाले सर्कल के अंदर होना चाहिए ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हो सकता है एक सर्कल यहाँ से भी ऐसा बन जाए जो इन चारों पॉइंट को ही पकड़ के ऐसे करके ज्वाइन कर रहा हो, ठीक है, तो ये ऐसा सर्कल बनेगा। ये सर्कल की बात इसमें नहीं हो रही है, ठीक है। ये इस सर्कल का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं, ये अलग एक सर्कल का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्यों है? क्योंकि अपोजिट साइड का जो सम दिख रहा है वो मतलब अपोजिट एंगल का जो सम है वो दोनों में कितना है, 90 + 90 180 है, और होना भी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से इन दोनों का जो सम हो जाएगा ये भी 180 हो जाएगा, तभी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होंगे। लेकिन इक्वल नहीं होते हैं, ये गलत है। दोनों का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 20 बताओ, लास्ट क्वेश्चन है। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज दिए गए हैं इस पॉलिनोमियल के -1, 3। चलो चेक कर लेते हैं क्या आ रहे हैं जीरोज। तो एक्स स्क्वायर 3 का ऐसा करो कि 2 आ जाए, तो ये हो जाएगा 3 - 1, ठीक है, x - 3, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x + x - 3। यहाँ x कॉमन ले लिया तो हो गया x - 3 + 1 कॉमन ले लिया x - 3। तो x की वैल्यू एक आई 3 और दूसरी आई -1। 3 और -1 दिया गया था, बिल्कुल ठीक था। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल दिस इंटरसेक्ट x एक्सिस एट -1, 0, 3, 0। अब बोला गया है जो ग्राफ है वो सेम, देखो सेम पॉइंट दिया गया है यहाँ पर, सेम इक्वेशन है, और सेम इक्वेशन है तो -1, 0 पे इंटरसेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। 3, 0 पे इंटरसेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, इसमें ए ऑप्शन होगा, ठीक है। तो हम लोग ने 40 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए टोटल।